अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 42 स्टार्ट करते हैं जी। सिब्बी ब्रदर्स वाला सवाल हम करेंगे जी। पास पेपर 15 है, पेज नंबर है जी 173, पेज 173, पास पेपर 15, सिब्बी ब्रदर्स। बाकी नलतर वाला सवाल है, जीटा ट्रेडर्स है, टाइमथी है, ये इंशाल्लाह आपको कमिंग लेक्चर्स के अंदर अवेलेबल होते रहेंगे। यहाँ पे भी क्लास चलती रहेगी। ऑनलाइन वालों को तो मसला नहीं, उनके पोर्टल पे तरतीब से लेक्चर्स चलने हैं। एक 12 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की है, वो मैंने कह दिया यूट्यूब पे भी डाल दें, किसी के पेज पे भी डाल दें। आपको यहाँ प्ले भी करवा देता हूँ, ठीक है ना। उसके अंदर थोड़ी सी मैंने प्लानिंग शेयर की है, जो 5-6-7 छुट्टियाँ बन रही थी, वो इंशाल्लाह आपकी बचत हो गई है, ठीक है, छुट्टियों से। तो अदर इंफॉर्मेशन पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। वैसे वो कह रहे हैं जनरल एंट्रीज टू करेक्ट अबव एरर्स करो और कंप्यूट द करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी को भी करेक्ट करो, ठीक है। एक टाइमथी वाला सवाल है, वो आपको अवेलेबल होगा होपफुली कल, या कल शायद जीटा वाला हो। बहरहाल टाइमथी दोनों भी हो सकते हैं, मर्ज अगर हो गए तो। यही दो मैंने किए हुए, तो कल देख के किया था। तो टाइमथी वाले सवाल के अंदर बहुत जबरदस्त प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट जो है वो आपको सीखने में मिलेगा। ये करेक्शन ऑफ एरर में, ये बोल कौन रहा है यार, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, इसे समझाओ यार। ये बोल रहा है, पता लग रहा है यहां तक मुझे, इसको समझाओ। ये जो करेक्शन ऑफ एरर है और इसमें प्रॉफिट का इंपैक्ट है, इसको इजी मत लेना। IAS 8 के अंदर भी इसने पूरे आबोताब के साथ चमकना है, इस करेक्शन ने भी और ये प्रॉफिट्स के ऊपर इंपैक्ट होने भी। तो जिसने यहां पे करेक्शन को इजी लिया, फिर IAS 8 उसको टफ टाइम देगा। और जिसने यहां करेक्शन ऑफ एरर में अच्छी खासी मेहनत करके आए हो, सारा कुछ पता है आपको, तो थोड़ा सा जो सवाल करवाया जाए क्लास में, जो अवेलेबल हो, वो क्लास वाला सवाल भी करना है, होमवर्क वाला भी ट्राई करना है। खूब मेहनत करनी है इन दिनों के अंदर, इंशाल्लाह रही सही कसर भी निकाल देनी है आपने, ठीक है। तो करेक्शन ऑफ एरर पे मेहनत करोगे, इंशाल्लाह IAS 8 में आपको कोई मसला ही नहीं होगा। आपको कि यार ये भी कोई टॉपिक है, लोग कहते थे नया है, बड़ा मुश्किल है, ये है वो है, कुछ भी नहीं होगा फिर, ठीक है। अच्छा चलें जी, अदर इंफॉर्मेशन पहले पढ़ते हैं, फिर सवाल को पढ़ेंगे। SB यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री टू रिकॉर्ड inventory. Office machines are depreciated at 10% from month of addition to month of disposal using reducing balance. Control accounts are not maintained. ठीक है जी, अच्छी बात है। ये क्या होता है, आपको जब वो मेंटेन ही नहीं कर रहा तो बताने की क्या जरूरत, ठीक है। अच्छा, वैसे इंट्रो का टॉपिक है, लेकिन जरूरत नहीं है, उसको डिस्कस करने की जरूरत होती तो मैंने कर लिया होता। ओके, नाउ ट्रायल बैलेंस ऑफ सिब्बी ब्रदर्स, डीलर ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन्स, मशीन और इक्विपमेंट बेचता है ये, तो इसकी तो इन्वेंट्री में मशीन इक्विपमेंट होगा ना, ठीक है। बहरहाल वो कहते हैं इनका जो ट्रायल बैलेंस है वो डिड नॉट एग्री एज एट 31 दिसंबर 18 एंड द डिफरेंस वाज कैरीड टू सस्पेंस अकाउंट। अब नॉलेज चल रहा है बैक ऑफ द माइंड कि उनका ट्रायल बैलेंस नहीं एग्री हुआ होगा, तो जिस तरफ वजन कम होगा उन्होंने वहां सस्पेंस लिख के अकाउंट लिख दिया होगा, सस्पेंस अकाउंट, और वो उसका बैलेंस आ रहा होगा। डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। और कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर उन्होंने उसी ट्रायल से बना दी। अब जाहिर सी बात है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी सस्पेंस ही आ रहा होगा, लेकिन फिर वो कहता है फॉलोइंग ड्यूरिंग रिव्यू फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड। अब ये एरर्स डिटेक्ट हो गए, ये एरर्स को सही करेंगे तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन लकीली सस्पेंस उसने बनाना रिक्वायर नहीं किया हुआ हमसे, ठीक है। तो बस ये है कि कोई ना कोई एंट्री सस्पेंस में पड़ रही होगी, सस्पेंस डेबिट या सस्पेंस क्रेडिट, लेकिन एंड पे आपको ये नहीं पता लगेगा कि सस्पेंस जीरो हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ना तो सस्पेंस का उसने बैलेंस दिया है कि कौन सा वाला आ रहा है, ना ही उसने ट्रायल का बैलेंस कोई डेबिट क्रेडिट दिया कि हम खुद निकाल लें, ठीक है ना। बताते ना कि ट्रायल की डेबिट साइड का ये बैलेंस है, ट्रायल की क्रेडिट साइड का ये बैलेंस है, तो हम खुद भी निकाल लेते, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाएंगे हम। और वो अगर कह देता कि बनाओ तो फिर बना लेते, फिर बैलेंसिंग फिगर निकल आती, लेकिन अगेन उसने नहीं कहा हुआ। करेक्टिंग एंट्रीज हो जाए तो फिर सस्पेंस बनाना क्या मुश्किल है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी है, और रेक्टिफाइंग एंट्रीज करने के बाद फिर ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर उसका इंपैक्ट देख लेना है, ठीक है। वही एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, एक्सपेंस के कम, पता ही आप, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, होश करो। अच्छा जी, चलो सवाल करें जी।
ड्यूरिंग रिव्यू फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड। अच्छा जी, अब पर्चे के अंदर कैसे सवाल करना है वो तरतीब आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं कि आप मेन पेज छोड़ा करें। अब वो प्रैक्टिस यहीं शुरू कर दें। मैं तो कहता हूं मैंने तो हर सवाल के अंदर ओरिजिनल, रॉन्ग, रेक्टिफाइंग की तरतीब ही रखनी है, लेकिन अब आप सवाल कैसे किया करें, आप ओरिजिनल रॉन्ग को, अल्लाह करे आमने सामने वाले सफे पे सवाल आ जाए, तो ओरिजिनल और रॉन्ग को वर्किंग में करें, रेक्टिफाइंग के लिए पहला सफा मेन। ठीक है, तो ऐसे ही ट्राई करना शुरू करें, और अगर नहीं करना फिलहाल तो पर्चे में ऐसे ही करना, यहां पे बेशक 3 कॉलम बना लो। ठीक है, कंफर्टेबल जैसे हो क्लास में वैसे ही कर लो। अच्छा, अब यहां पे हमारे 3 कॉलम्स बनने हैं, ओरिजिनल, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग। लेकिन काम पहले आपने करना है, ओरिजिनल एंट्री आपने पास करनी है, रॉन्ग एंट्री पास करनी है। दिल डर रहा हो कि गलती ना हो जाए तो 6 महीने जाया कर देना, फिर सफा बचा लेना, या 1 सफा जाया कर लेना और 6 महीने बचा लेना। एंट्री करो, मैं ये कह रहा हूं दलेरी से एंट्री करो, ये ना करो कि गलत होगी तो फिर सफा जाया होगा, 6 महीने बच जाएंगे। मैं फिर साथ साथ करवाता हूं, जल्दी से, शाबाश, जल्दी से। ओरिजिनल एंट्रीज, रॉन्ग एंट्रीज और रेक्टिफाइंग। एडजस्टमेंट 1 आप कर रहे हैं, मुझे पता है, बोल नहीं रहे हैं, प्लीज बोल नहीं रहे हैं आप, मुझे पता है आप बोल नहीं रहे हैं। ये पता नहीं, ये सैटेलाइट से आ रही हैं आवाजें, आप नहीं बोल रहे। हाइब्रिड वाले नहीं बोलते, मैंने इनसे कल रिक्वेस्ट की थी, इन्होंने मान रखा उस बात का। अच्छे बच्चे हैं, कल नहीं परसों की थी। जी, अगर आप लोगों के रजिस्टर खुल गए हो तो बताएं किसी ने पहली एंट्री कर ली है? 5-7 बच्चे हैं। जरूरी बात कर रहे हो या बता रहे हो क्या हुआ है? अभी तक कुछ नहीं हुआ, पहला सवाल कर रहे हैं, बाकी जो भी डिस्कशन हुई है उसकी वीडियो एंड पे चल जाती है। इधर ध्यान दो हाफिज साहब, एडजस्टमेंट करनी है। ये हाइब्रिड वालों आ भी चुका करो यार, चुप करके बैठ जाओ, डिस्टर्बेंस ना हो तुम्हारे आने से, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। पास पेपर 15 पेज नंबर 173, पास पेपर 15 पेज नंबर 173, एडजस्टमेंट नंबर 1 में डिस्कस करने लगा हूं जी। अ सेल्स इन वॉइस ऑफ 24, आगे ना पढ़ो कि क्या हुआ, सेल इनवॉइस है, इनवॉइस का मतलब आपको कहा था इनवॉइस जब बिल हो तो क्रेडिट ही अज्यूम किया करो। ठीक है, तो ओरिजिनल एंट्री पहले कर लो, यानी डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट होना चाहिए 24,000। पूरा लिखूं या 24 लिख लूं यार, छोटी फिगर्स भी आ रही हैं आगे, बाद में मुसीबत पड़नी है, 24,000 ही लिख लेते हैं। तो 24,000 से डेटर डेबिट, और थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं यार, कोई मसला नहीं, इधर तो खुली डुली जगह है, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। जी, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 24,000 से। अच्छा, अब ये तो ओरिजिनल एंट्री हो गई, आगे वो क्या कहता है, द सेल इनवॉइस ऑफ 24,000 वॉज डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट एज 42,000। यानी वो कह रहा है कि गलती से डेटर अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब ट्रांसपोजिशन एरर, 24 को 42 लिख गया बेचारा। अच्छा, अगली बात, रॉन्ग एंट्री में दूसरे इंपैक्ट के बारे में खामोश हो, सही अज्यूम करते हैं, मतलब सेल्स क्रेडिट 24,000 से ही हुआ। कितने बच्चों ने ये सही कर लिया था यार? फ्रॉडिया है ये क्लास, मैंने अंदाजा लगा लिया, बिल्कुल आप लोग ना फ्रॉड लगाते हो उस्ताद के साथ। इतने बच्चे कैसे पहली बार ही सही? ये ना कहना कि हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, ये हैं, हम तो पढ़े लिखे अकाउंटेंट हैं, मुझे पता है, ये बस फ्रॉड लगाते हैं। अब क्या हुआ? ओके, जज़ाकल्लाह। इसमें से चार्जर तो निकालो यार, मेरे वो ये मोबाइल वाला चार्जर निकालना। अच्छा जी, तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, लेकिन ये सेल्स को, बातें मत करो यार,
यार सवाल जब चल रही है एडजस्टमेंट उसको भी हाथ में खड़ा किया कर, रुका कर, एडजस्टमेंट पूरी होने दिया कर। जी जी बच्चों फिर पढ़ो एडजस्टमेंट, फिर पढ़ो एडजस्टमेंट, फिर पढ़ो और देखो ओरिजिनल और रॉन्ग जो हुआ ये समझ आता है। जज़ाकल्लाह बेटा। ये सीट भी चेंज करा दो, मेरा वजन नहीं बर्दाश्त करती, पता नहीं किसी ने चेंज कर दी है, खुद ही नीचे चली जाती है, हालांकि मैं स्मार्ट सा तो हूं। सेल इनवॉइस ऑफ 24 मतलब डेटर डेबिट सेल क्रेडिट होना चाहिए था 24 से, वॉज डेबिटेड टू डेटर अकाउंट एज 42। डेटर अकाउंट में क्या कर दिया उसको 42 से डेबिट। सेल्स अकाउंट में क्या किया, सवाल चुप है तो सही अज्यूम करो, फिर वहां 24 ही है। यही कहा था आपको डे 1 पे कहा था कि रॉन्ग एंट्री में जिस इंपैक्ट के बारे में सवाल खामोश हो उसे सही अज्यूम। ये डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है रॉन्ग एंट्री में, ये होना भी चाहिए कुछ एंट्रीज में, क्योंकि वो कह रहा है सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ है। सस्पेंस ऐसे क्रिएट नहीं होता जब तक रॉन्ग एंट्रीज में डेबिट क्रेडिट बराबर ना होने वाली एंट्रीज ना हो गई हो। ठीक है, तो सही करा दो भाई, सही करा। डेटर डेबिट होना था 24 से, हो गया 42 से, मतलब ज्यादा डेबिट हो गया, तो सही करने के लिए कर लो, यहां पे मैं जरा 1000 यूज कर लूं वर्किंग में। 42 माइनस 24 जी 18 से ज्यादा डेबिट हो गया था, तो सही करने के लिए 18,000 से क्रेडिट कर लो। ठीक है जी, और डेबिट, अच्छा चलो तरतीब से चलते हैं। से डेटर डेबिट होना था 24 से, हो गया 42 से, तो 18 से ज्यादा डेबिट हो गया, सही करने के लिए क्या कर दो क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट होना था 24 से, 24 से ही हो गया, कुछ ना करो। अब फिर चारों शाने चित हो चुके हैं आप, तो अब क्या करेंगे, मजबूरन कुछ नहीं नजर आया तो सस्पेंस को डेबिट करना है। ठीक है, पहली एडजस्टमेंट में कोई मसला है तो बताएं। अब पूछ सवाल मेरे चांद मास्क वाले, मैं यही कहता हूं दरमियान में ना बीच में तो ऐसे रोक जाता है मुझे यार, तो उस्ताद ज्यादती करता है उस्ताद। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तुम लोगों की सारी गलतियां करने से पहले ही माफ है, मुझे भी माफ कर देना। अच्छा जी इंशाल्लाह, कोशिश तो है। ओके अच्छा जी, सुने साथ के साथ ना, हालांकि है तो पार्ट बी, लेकिन करते चलें बात, तो कोई हर्ज नहीं है। तो है आपको जी, तो सुनो सुनो सुनो, मुझे बताओ बी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट देखना है। तो इस एडजस्टमेंट का प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिट पे इंपैक्ट आता है इनकम्स और एक्सपेंसेस का, अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में हिट हो तो। यहां तो कोई इनकम नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं। डेटर ये बैलेंस शीट आइटम है, रेक्टिफाइंग एंट्री में ये हिट हो रहा है, इसलिए कुछ नहीं करना। ठीक है, बी रिक्वायरमेंट का पर इस एडजस्टमेंट का कोई असर नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ोगे ना, पढ़ते रहोगे ना ईद तक, ईद के बाद तक रोज का काम रोज करते रहोगे ना, पास होना है ना इस दफा इंशाल्लाह। हाँ ठीक है बेटा, प्रोविजन होती तो इफेक्ट होता, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन में वैसे पढ़ा आया हूं, उसमें प्रोविजन को उसने जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, प्रोविजन होती तो बिल्कुल इफेक्ट होता। भाई ने क्या कमाल बात कर दी, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर प्रोविजन होती तो डेटर हिल गया था, प्रोविजन ने हिल जाना था। प्रोविजन के बढ़ने पे एक्सपेंस कम बढ़ जाता है, प्रोविजन के कम होने पे एक्सपेंस रिवर्स हो जाता है, तो फिर वो इंपैक्ट पड़ जाता। पर चूंकि प्रोविजन का कोई रेट वेट नहीं गिवन, अच्छा सिर्फ रेट भी गिवन होता तो पता लग जाता कि यार प्रोविजन वो क्रिएट करते हैं, तो फिर हमें फिर करते क्या, चलो अच्छा ऐसे ही डेटर क्या हो रहे हैं कम, तो प्रोविजन को भी क्या होना चाहिए कम। प्रोविजन की नेचर है क्रेडिट, सिखा दिया था, प्रोविजन की नेचर है क्रेडिट, क्रेडिट नेचर की चीज कम होनी हो तो करते हैं डेबिट, तो डेबिट प्रोविजन एक्सपेंस क्रेडिट, तो ये एक्सपेंस का क्रेडिट प्रॉफिट को हिट करता जाके, एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ा देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा, मैं डॉक्टर जरा मरीज चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट करो करो करो, शाबाश। 6 महीने बचाओ, सफा ना बचाओ, खुद करो, शाबाश। गलत मलत जो भी हो कर दो जल्दी से, शाबाश। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, खामोशी से करें, कोशिश करें खुद ही कर लेना। साथ वाले ने पर्चे में जाना है ना, उस्ताद ने, शाबाश। जैसे कब्र में हम हालने जाना है, सॉरी यार, साथ हो जा थोड़ा सा भाई।
मैं खुद तो पढ़ लूं। ओला फिर सस्पेंस वाला ही रोड़ा है। हाँ जी हाँ जी, 1 मिनट है पूरा, आधा मिनट गुजरा, भी आधा है। सवाल खुद करना असल कमाल है। मैंने कर दिया समझा के, आपने नोट कर लिया, कोई कमाल नहीं है। शाबाश, हिम्मत करो। मैंने क्या कहा था तुम्हें, मैंने क्या तुम्हें कहा था? अच्छा जी जी जी, सारा कुछ ही करना है, और करनी ही रेक्टिफाइंग है। पर्चे में ओरिजिनल रॉन्ग करके आ जाना, फिर रेक्टिफाइंग ना करना, नंबर मिलेंगे। यही तो कह रहा हूं, सफा बचा रहे हो, 6 महीने नहीं बचा रहे तुम। अपने अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा तुम्हारे जब तुम जो भी है अपनी समझ के मुताबिक करोगे। मैं बताऊंगा देखो यही हुआ, तुम कहोगे यार अच्छा, पर्चे में भी ऐसे जब मैं करूंगा तो इंशाल्लाह सही होगा। ये कॉन्फिडेंस इसके अलावा नहीं मिल सकता बेटा। जो मर्जी कर लो, टेस्ट में बैठोगे, जो समझ में आएगा करोगे, जब रिजल्ट में वो सही होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, पर्चे में भी ऐसे ही करूंगा तो सही होगा इंशाल्लाह, वरना नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता पर्चे में। कितने बच्चे कर चुके? काफी हैं। अब सुने, बाकी फिर सुने। अब परचेज ऑफ 23,000, आगे ना पढ़ो, परचेज है 23,000 की, तो परचेजेज डेबिट क्रेडिटर, ये मैं क्रेडिटर लिखने की कोशिश कर रहा था, नाकाम हो गई। क्रेडिटर्स क्रेडिट कितने से जी? 23,000। अच्छा जी, वॉज एंटर्ड इन परचेज डे बुक एज 32,000। यार पता नहीं क्या अजीब आदमी है ये, दवाई लेके नहीं मेरे ख्याल में इसने आज आया हुआ था अकाउंटेंट हमारा। परचेज 23 की थी, परचेज में रिकॉर्ड कर गया 32,000 और यहीं पे नहीं रुका, एंड पोस्टेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट एज, एरोप्लेन ना हो तो क्रेडिटर्स क्रेडिट 3200। कोई नहीं जी, ओरिजिनल रॉन्ग पता लग गई हमें, रेक्टिफाइंग करना अब कोई मसला नहीं है। परचेजेस ने डेबिट होना था 23 से, हो गई 32 से, ज्यादा डेबिट हो गई तो सही करने के लिए, अच्छा 32 और 23 का डिफरेंस। अब देखो ना, ये 32 पहले लिखो या, हाँ ठीक है यार, तो 4 बंदे ने बोलते रहे 9,000 ही होना है, चुप कर जाओ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, आपने इंपैक्ट सोच लिया ना कि परचेज को क्रेडिट करना है, तो चाहे इधर 32 लिखो चाहे 23 लिखो, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने क्रेडिट इंपैक्ट सही लिख लिया है। आगे फिगर चाहिए 9, ये दोनों का डिफरेंस ही लेना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि रिलैक्स रहो, ये भी ना सोचने बैठ जाओ, इस पर भी 5-10 सेकंड ना लगा दो, 32 पहले लिखें या 23। आपने जब सोच लिया परचेज ज्यादा डेबिट हो गया, सही करने के लिए क्या करना है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे परचेज लिख दिया, अब बस दोनों का डिफरेंस है, जो मर्जी लिख दो पहले, नो इशू जी। कितना? 9,000। नेक्स्ट, टिक हो गया जी परचेजेस। नेक्स्ट, क्रेडिटर क्रेडिट होना था 23 से, हो गया सिर्फ 3200 से क्रेडिट हुआ है, तो मजीद क्रेडिट करना पड़ेगा। देखो देखो देखो, क्रेडिटर को क्रेडिट करना था 23,000 से, तो क्रेडिट हुआ सिर्फ 3200 से, तो कम क्रेडिट हुआ ना, सही करने के लिए मजीद क्रेडिट कर दोगे। तो कितना मजीद? तो ये आप ठहर जाओ, मुझे तो लिखना 23 माइनस 3.2, अब कैलकुलेटर पे पूरा लिखना, 19,000। अच्छा 800 भी है, होए होए होए। चलो नेक्स्ट, और लो सारे टिक हो गए, सारे टिक हो गए, एंट्री पूरी। रेक्टिफाइंग एंट्री ऐसे छोड़ देते हैं, सस्पेंस। रेक्टिफाइंग एंट्री ऐसे नहीं छोड़नी, सब कुछ टिक हो गया, चारों चीजें टिक हो गई हैं, एंट्री पूरी नहीं हो रही, तो फिर बफलो इज ब्राउन। सस्पेंस अकाउंट को कर दो डेबिट, और अब कितने से करो? ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो आपकी रिक्वायरमेंट 1 पूरी होगी, करेक्टिंग एंट्री उसने कहा था कर दें। अब मुझे बताएं, इस एडजस्टमेंट को देख के ये रिक्वायरमेंट बी के प्रॉफिट को हिट करेगी? करेगी, क्योंकि परचेज इज लाइक एन एक्सपेंस है, तो वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है ये भी देख लेंगे, पर ये हिट करेगी जरूर। अच्छा, एक बारीक सी बात और भी है, उसने जीपी पे इंपैक्ट मांगा है। जो आपको लेक्चर मिलेगा ना नेक्स्ट इंशाल्लाह कल, जिसमें टाइमिथी वाला होपफुली डिस्कस होगा,
होपफुली टाइमथी वाला है, अब वो साकिब नहीं बैठे, उनको याद है, उन्होंने लिखा था। तो उस टाइमथी वाले सवाल के अंदर जीपी पे और नेट प्रॉफिट पे दोनों पे असरात एडजस्टमेंट्स के देखे थे। वो तो लेवल बना देगा आपका इंशाल्लाह इस प्रॉफिट की करेक्शन वाले कॉन्सेप्ट में। लेकिन अच्छा है पहले सिर्फ सिब्बी वाला हो जाए, प्री वालों ने वो पहले से किया हुआ था, ठीक है, टाइमथी वाला पहले किया था तो उनका सिब्बी रहता था, तो ये आप वाला लेक्चर आज उनको मिलेगा, ठीक है ना। प्री वाले बच्चों को इंतजार कर रहे हैं आपके इस लेक्चर का, आज दे आर वेटिंग। अच्छा चलें जी, रिक्वायरमेंट 1 भी पूरी होगी और 2 के ऊपर भी इसका इंपैक्ट आएगा। जब रिक्वायरमेंट 2 शुरू करेंगे तो तब देख लेंगे, ठीक है ना, तब की तब देखेंगे। आ जाओ, लो जी, सुभान अल्लाह करें। आपके साथ मेरी ये बात हुई है कि करेक्शन करते हुए अगर क्लोजिंग पीरियोडिक सिस्टम हो और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आ जाए तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पे इंपैक्ट देख के दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल को डाला करो। यही तो कल के लेक्चर में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। और इत्तेफाक से सुनो सुनो सुनो, आज के लेक्चर में भी यही बात मैं कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। लेकिन पहले आप ट्राई करेंगे, जाहिर है 1 मिनट सोच तो लें। सोचने में तो कोई हर्ज नहीं, सोचने का तो बिल नहीं आता। एडजस्टमेंट नंबर थ्री, हाँ कॉस्ट ऑफ सेल तो निकलती ही है ना। ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। परचेज बढ़ा लोगे तब भी कॉस्ट ऑफ सेल ही बढ़नी है, तो वही कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दो। क्या हुई? सोच लिया, कहीं सज्जे खब्बे गलत मलत, सज्जे खब्बे लिख लो, लिख लो। अच्छा जी, एन आइटम वॉज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। यार ये किसी को चेंज करवा दें बुलवा के। एन आइटम चल रहने ने, हाँ जी, एन आइटम वॉज चेंज हुई है ये। एन आइटम वॉज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री एट इट्स कॉस्ट ऑफ 94। ड्यू टू लोअर डिमांड इट हैड एन NRV ऑफ 81। इन्वेंट्री को रिवाइज किया होगा। IAS2 इन्वेंट्रीज क्या कहता है? इन्वेंट्रीज को वैल्यू करना है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे। अच्छा, तो इधर कॉस्ट कितनी है और NRV? अब अगर एक चीज की कॉस्ट 94 है और NRV 81 है तो लोअर क्या है? NRV लोअर है ना, तो इसको कम करना पड़ेगा। बोलो, इसका मतलब स्टॉक, क्योंकि वो कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमने काउंट की होगी पीरियोडिक में और फिर रेट लगा के जो निकाली होगी, जिसकी एंट्री हमने की होगी कॉस्ट ऑफ सेल से क्रेडिट करके क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री इन्वेंट्री के टॉपिक में करवाई थी, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। ये जो एंट्री हमने की होगी, जाहिर पीरियोडिक सिस्टम है ना, तो फिजिकल काउंट करके इन्वेंट्री निकालते हैं। तो कह रहा है इस इन्वेंट्री में जो आपने निकाली होगी, क्योंकि ट्रायल बन गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई है ना, उसके अंदर, उस इन्वेंट्री के अंदर एक आइटम पड़ा है जो कॉस्ट पर इंक्लूडेड है। पढ़ो जरा, एन आइटम वॉज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री एट इट्स कॉस्ट ऑफ 94। वो उस क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा कितने पे है? 94 पे, लेकिन उसकी NRV कितनी है? 81। अब वो 94 पे जो वहां पड़ा है तो सही पड़ा है या गलत पड़ा है? हमें उसको 94 से 81 पे लाना है।
तो कितना कम करना है? कितना? 13,000। लो 13,000 से इसको क्या करना है? कम। अच्छा अब एक शॉर्टकट है, पहले ये सुन लो फिर अज्यूम करके भी यहीं पे पहुंचाऊंगा, ठीक है? शॉर्टकट ये है, बड़े ध्यान से सुन लो, यही शॉर्टकट इंशाल्लाह आपको टाइमिथी वाले सवाल के अंदर और एक और सवाल के अंदर भी डिस्कस होगा लेक्चर्स के अंदर, और जो प्री वाले हैं उनको भी, क्योंकि जब भी सवाल में डिस्कशन एडजस्टमेंट आती है तो डिस्कशन दोबारा होती है, ठीक है? शॉर्टकट क्या है? पीरियोडिक सिस्टम हो और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आ जाए, पीरियोडिक सिस्टम हो, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आ जाए, तो आसान हल बता रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या है? एसेट है। तो सिर्फ ये सोचो कि क्लोजिंग स्टॉक को सही करने के लिए हमें कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको क्लोजिंग स्टॉक पे सोचना ना बड़ा आसान है, क्योंकि एसेट है। अगर सही करने के लिए एसेट को कम करना है तो एसेट का कम होना क्या होता है? क्रेडिट। और अगर इसको सही करने के लिए बढ़ाना है तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करोगे? डेबिट, ठीक है? अब आपने क्या करना है? आपने सिर्फ इस इंपैक्ट को सोच के कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है, बढ़ाना है तो डेबिट, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, और अगर कम करना है तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट खामोशी से डेबिट कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल। क्यों? बेसिक्स याद है? बेसिक्स के अंदर आपको याद है कि कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हुए क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता था, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक को चेंज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल चेंज होगी। अच्छा, इसकी तफसीली बात इंशाल्लाह IS 8 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे लेक्चर में जाके, IS 8 का जो आपको चौथा लेक्चर मिलेगा ना, शायद कंबाइन होके दो होके वो एक दिन में भी आपको 2 और 2 मिल रहे हो, बहरहाल वो जो IS 8 का चौथा लेक्चर होगा जिसमें मैंने मोहानी मैन्युफैक्चरिंग वाला सवाल करवाना है, क्वेश्चन बैंक 2, ठीक है? उसमें जाके ये बात बड़ी तफसील से डिस्कस होगी, वहां पे समझाया भी हुआ है बच्चों को, ठीक है ना? लेकिन फिलहाल सिर्फ शॉर्टकट से ही काम चलाओ, ठीक है ना? इतना पता लग गया कि क्लोजिंग स्टॉक ने अगर छिड़ना है तो कॉस्ट ऑफ सेल ने भी छिड़ना है। क्यों? क्योंकि माइनस कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर निकलती है क्लोजिंग स्टॉक के माइनस होने से, तो माइनस होने वाली फिगर को अगर आप चेंज करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल ने भी चेंज ही होना है ना। एक फिगर जो कॉस्ट ऑफ सेल के घर में कौन कौन से अफराद होते हैं? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये एक घर के अफराद हैं जिनमें एक, दो और तीसरा माइनस होता है। इनमें से कोई भी चीज हिल जाए तो क्लोजिंग स्टॉक ने, कॉस्ट ऑफ सेल ने तो हिल ही जाना है ना, ठीक है? तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि फिलहाल जुगाड़ जो कि बड़ा जबरदस्त है पर्चे को पास करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स तो आते ही रहेंगे साथ साथ, पूरी लॉजिक भी होगी, लेकिन फिलहाल पर्चे की हद तक आसान हल बता रहा हूं, ठीक है? क्या करोगे? करेक्ट, गलती हो गई तो ये देखो स्टॉक ज्यादा हुआ है, ज्यादा सही करने के लिए स्टॉक को ज्यादा करना है या कम करना है? करेक्शन करने के लिए स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? अगर करेक्शन करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना है तो एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट, बढ़ाने के लिए क्या करोगे? डेबिट, दूसरा इंपैक्ट बिना सोचे कॉस्ट ऑफ सेल को डाल दो, क्रेडिट। और अगर करेक्शन करते हुए क्लोजिंग स्टॉक को कम करना पड़ रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, कम करने के लिए क्या करोगे? एसेट को कम करना हो तो क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट कर दो। ये प्रूफ भी करते हैं अभी, आपको सही नतीजे पहुंचोगे। लेकिन मैं कह रहा हूं शॉर्टकट क्या है? स्टॉक की गलती सही करनी हो तो ना ओरिजिनल एंट्री करना ना रॉन्ग एंट्री करना, डायरेक्ट सोचना। क्या? स्टॉक में 94 पे एक चीज पड़ी है जो 81 पे होनी चाहिए थी, यानी कि ज्यादा पड़ी है, कम करनी है, तो 13,000 से स्टॉक को कम करेंगे तो ये चीज सही औकात पे आ जाएगी। तो 13,000 से क्लोजिंग स्टॉक को कर दो कम। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एसेट। एसेट को कम करना हो तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट? तो क्लोजिंग स्टॉक को आपने कर दिया क्रेडिट 13,000 से, और उसके बाद इधर देखो, आंखें बंद करके कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर दो, ठीक है? अच्छा, आपने तस्वीर बनानी होती है ना, इसलिए अब मैंने तो फिर ये जी स्टूडेंट जी इन्वेंट्री को ही क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, इन्वेंट्री को ही किया है। इन्वेंट्री लिख लो चंदा, इन्वेंट्री लिख दूं? उन्होंने क्या लफ्ज लिखा हुआ था? अच्छा, उन्होंने इन्वेंट्री लिखा हुआ था। ये लो यार, क्लोजिंग स्टॉक नहीं यार, क्लोजिंग स्टॉक भाई को पसंद नहीं आया, क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख लें जी। अब इन्वेंट्री लिख लो, अब मैं दोबारा नहीं मिटा रहा, तुम सिर्फ इन्वेंट्री लिख लो। किधर गया? लिख लो, बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ओके?
फॉर एग्जाम्पल नहीं, जब ओपनिंग आएगा तो देखेंगे। अगर ओपनिंग आएगा तो उलट सोचना है, बस ये बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ बल्कि ये IS 8 में जाके बताऊंगा, ठीक है ना। बहरहाल थोड़ी सी बात मैंने आपको ये इन्वेंट्रीज में बताई थी कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री सोचना, ओपनिंग को उल्टा देना, सोचना मत। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री सोचना, ओपनिंग की सोचना मत, उल्टा देना। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट समझ आता है आसानी से, इसको सोचना, कभी खुदा ना खास्ता ओपनिंग पे आए उल्टा देना। जी बेटा, पहली बात तो यह कि अजम्पशन लेनी पड़नी है, ठीक है। कुछ अज्यूम करो कि टोटल स्टॉक कितना है, क्योंकि स्टॉक असल में कितना था वो एंट्री नहीं है, ठीक है। चलो कुछ अज्यूम करते हैं, मिसाल के तौर पे ये जो है 94,000 है। मैं कहता हूं जी मिसाल के तौर पे हमारी इन्वेंट्री जो टोटल जो हमने काउंट करके पहले, जिसकी गलती सही करने से पहले की बात कर रहा हूं, इन्वेंट्री जो है वो क्लोजिंग मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री वो 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो इन्होंने 2 लाख से एंट्री पास, स्टॉक की एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बताओ। भाई कह रहे थे इन्वेंट्री अब लिखवा दी उन्होंने, अब इधर भी इन्वेंट्री लिखो, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, यही एंट्री करते हो ना क्लोजिंग स्टॉक की, ये उन्होंने कर रखी है, ठीक है। अब पता चला कि इसके अंदर और भी चीजें पड़ी हैं, लेकिन एक आइटम ऐसा है जो इसमें 94 पर शामिल है, 94,000 पे। इसको 94 से कम करके लाना है हमने 81,000 पे। इसका मतलब 13,000 इसमें से माइनस करके आंसर आता है। यानी कि आप यूं कहें कि इन्वेंट्री क्लोजिंग बनती थी 187 की, गलती से 2 लाख के ऊपर 1,87,000 की इन्वेंट्री बनती थी ना, एक चीज उसमें गलत ऐड हुई पड़ी है भाई। NRV पे लाएं तो इन्वेंट्री हमारी टोटल कितनी बनती है, ये मैंने सब अज्यूम किया है, 2 लाख, सब 2 लाख अज्यूम किया हुआ, ठीक है ना। तो अज्यूम कर रहा हूं मैं कि 2 लाख की इन्वेंट्री उन्होंने रिकॉर्ड की, हालांकि इसके अंदर एक चीज 94 की कॉस्ट पे पड़ी है, जबकि उसकी NRV तो 81 है। तो फिर अगर उसको NRV पे लाएं तो इन्वेंट्री दरअसल कितनी औकात पे पड़ी थी, 1,87,000 पे। यानी ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी, बोलो बोलो बोलो, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखवा के भाई ने वक्त ही पाता, मैं ना कंफर्टेबल सी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, बोलूंगा स्टॉक ही, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था 187,000 से, पर हो चुका है 2 लाख से। अब इन्वेंट्री ने डेबिट होना था 187 से, हो गया 2 से, सही करने के लिए क्रेडिट कर लो 13 से। कॉस्ट ऑफ सेल ने क्रेडिट होना था 187 से, हो गया है क्रेडिट 200 से, तो सही करने के लिए 13 से डेबिट कर लो। अब एक तो अजम्पशन भी ली 2 लाख की, फिर ओरिजिनल और रॉन्ग एंट्री भी पास की, और नतीजा तो वही निकला है, मुड़ जोड़ के बोर्ड है जी। तो इसका कोई फायदा है, इतना काम करने का कोई फायदा है। अब चलो चूंकि मैंने लिख दी है इसलिए मैं मिटाता नहीं हूं, पर काट जरूर दूंगा भाई, ये ना किया करो, ये ना किया करो। और अगली बात भी सुनो, ये मैंने क्या किया है, ये अज्यूम किया है, बल्कि इसको रेड से ही लिखो, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने अज्यूम किया है, ओके। ये मुझे अज्यूम भी करना पड़ा, स्टॉक तो उसने दिया ही नहीं हुआ था, तो कितनी मुसीबतों से गुजर कर इधर पहुंचे हैं। एक तो 2 लाख अज्यूम करना पड़ा, फिर उसमें से सही वाली एंट्री अलग करनी पड़ी, गलत वाली एंट्री जो हो गई है वो अलग करनी पड़ी, फिर इंपैक्ट सोच के निकालना पड़ा, तो अल्टीमेटली कहां पहुंचे, उसी 13,000 पे। तो इतना आसान हल तो बता दिया है कि करेक्शन में देखो क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना है या कम करना है। अगर बढ़ाना है तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, डेबिट करो, दूसरा इंपैक्ट आंखें बंद करके कॉस्ट ऑफ सेल को डाल दो, क्रेडिट। और अगर क्लोजिंग स्टॉक करेक्शन के अंदर कम करना है तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट कर दो। जो मर्जी सोचो, अल्टीमेटली पहुंचोगे यहीं पे। ये जुगाड़ है, ठीक है, जुगाड़ नहीं है, शॉर्टकट है जी। स्टूडेंट जी बिल्कुल, असल में कहानी ये होती है कि पीरियोडिक में हम, भाई ने इंट्रो पढ़ के आए हुए हैं, पीरियोडिक में हम क्या करते हैं, इधर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाया था, चलो फिर बना लेते हैं। पीरियोडिक में हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये करते हैं, ठीक है। 10 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था, 900 रुपए की परचेज थी, और 15 रुपए का, 15 कम है, 35 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक था। जरा बताना कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है जी, 875। अब देखना
35 में मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं एक आइटम पड़ा है 5 रुपए का, उसकी एनआरवी सिर्फ 1 रुपए है, यानी 4 रुपए का लॉस रिकॉर्ड करना है। अब पीरियोडिक सिस्टम में हम कभी भी एनआरवी लॉस की एंट्री नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक तुम ही सही हो जाओ, और जैसे ही हम इसको 31 पे लाते हैं, इसको 31 पे लाते हैं, 31 पे, बल्कि यहीं पे जगह बनी हुई है इत्तेफाक से, इसको हम लाते हैं 31 पे, तो ये स्टॉक कम होता है, कॉस्ट ऑफ सेल, आंसर बताओ, आंसर बताओ, 871 नहीं हो सकता, लॉस चार्ज होने से कॉस्ट बढ़ती है। अब ये क्या हुआ, हमने एंट्री नहीं की, हमने क्लोजिंग स्टॉक को कम किया, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, लॉस खुद ब खुद चार्ज हुआ। लेकिन ये तो तब होता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं ना। अब मसला ये है कि हमने करेक्टिंग एंट्री करनी है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना नहीं रहे कि सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल खुद ब खुद बढ़ जाएगी और लॉस खुद ब खुद चार्ज हो जाएगा। तो असल में तो इंपैक्ट यही पड़ा है ना कि क्लोजिंग स्टॉक के कम करने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है। अब ये डबल एंट्री करके मजबूरन बताना पड़ा हमें। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये बात वैसे रिवीजन वाली क्लास में नहीं की हुई है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैंने लॉसेस की बात ही नहीं की। अब नॉर्मल लॉस की बात अगले सवाल में आ रही है, टाइम थी में गालिबन या जीटा में किसी एक में है। नॉर्मल लॉस या एनआरवी लॉस की बात नहीं की हुई, तो एनआरवी लॉस की बात यहां पे हो गई। परपेचुअल सिस्टम में मजबूरी है एनआरवी लॉस की एंट्री करना, क्योंकि इन्वेंट्री का लेजर बन रहा होता है, वहां पे आपको कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट करना ही पड़ता है। एंट्रीज पे जाएंगे, आज एंट्रीज बढ़ाएंगे भाई के सवाल की बरकत से। या अल्लाह इन्वेंट्रीज लब जाएं। ये कौन सा है, नहीं, हाँ यही कहीं है, आगे पीछे हो गया। बहरहाल इधर देखो, मैं ऐसे ही कर देता हूं, वहीं पे जाके लिख लेते हैं, वहीं पे जाके लिख, बाकी एंट्रीज तो आपके पास है ना, ठीक है। अब जो जो ऐड होती जाए वो इस तरह से लिखते चले जाएंगे हम। ये देखो यहां पे करके बनाते हैं हम पीरियोडिक और परपेचुअल। मैंने आपसे उस क्लास के अंदर भी ये कहा था, नॉर्मल लॉस भी है, एब नॉर्मल लॉस भी है, एनआरवी लॉस भी है, लेकिन वो एंट्रीज वहां पे नहीं डिस्कस हुई हुई। अब नॉर्मल लॉस एडजस्टमेंट में आ रहा है, उसको वहां पे डिस्कस किया हुआ मैंने, समझ आएगा आसानी से। ये मेरे ख्याल से ये वाली आपके सामने एडजस्टमेंट ओपन होगी, इससे फिर यहां पे नॉर्मल लॉस की एंट्री होगी आपके लेक्चर के अंदर। अब नॉर्मल लॉस वहां पे सीखेंगे। ऐसे ही नॉर्मल लॉस और एनआरवी लॉस सेम होता है, फिलहाल एनआरवी लॉस समझ लो, ठीक है। तो यहां पे हम हेडिंग बना लेते हैं पीरियोडिक और परपेचुअल, ताकि कल को जब पूरी हो जाए एंट्रीज तो फिर ये भी शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। पीरियोडिक परपेचुअल बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जी। पीरियोडिक परपेचुअल में फर्क, पीरियोडिक में परचेजेस का अकाउंट बनता है, परपेचुअल में इन्वेंट्री का। खरीदने की एंट्री सिखा दी थी, यहां पे पीरियोडिक में परचेज डेबिट क्रेडिटर, यहां पे इन्वेंट्री डेबिट। सेल की एंट्री सिखा दी थी, पीरियोडिक में अकेली एंट्री, परपेचुअल में 2। इधर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है और ओपनिंग की भी होती है, इधर नहीं होती है। ये बातें हो गई थी। अब नॉर्मल लॉस की डिस्कशन कमिंग लेक्चर में आ रही है, जब एडजस्टमेंट आएगी, इसी तरह से जैसे भाई साहब ने आज पकड़ लिया, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस की डिस्कशन सुन लो। नॉर्मल लॉस पीरियोडिक सिस्टम में नो एंट्री, एंट्री नहीं करते। उसूल की बात यही है कि एंट्री नहीं करते। अब इधर देखो क्या हुआ, इधर देखो, हम क्लोजिंग स्टॉक को कम करते हैं। ओहो नॉर्मल लॉस, चलो एनआरवी भी यही है। हम क्लोजिंग स्टॉक को कम करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है और लॉस, भाई पहले देख लो फिर नोट कर लेना ना, लॉस खुद ब खुद चार्ज हो जाता है। ये तो है उसूल की बात। ये उसूल यहां पे कहां पे समझ आया, यहां पे समझ आया हमें। ये क्यों, आपको ये मैंने बताया था कि पीरियोडिक सिस्टम के अंदर हमने इन्वेंट्री का लेजर नहीं बनाना। जब पीरियड एंड होना है तो हमने गिनती करनी है, स्टॉक काउंट करना है, रेट लगाना है, वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। उसकी एक एंट्री पास करनी है, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, और ये होने के बाद हमारी कॉस्ट ऑफ सेल निकलनी है। अब इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर एक आइटम ऐसा पड़ा है, मैंने कहा जिसकी कॉस्ट 5 रुपए थी, इसमें पड़ा था 5 रुपए का, लेकिन उसकी एनआरवी 1 रुपया है।
यानी उसको 1 रुपए पे नजर आना चाहिए, 4 रुपए से उसको क्या करना है, कम। मैंने कहा पीरियोडिक सिस्टम में इस एनआरवी लॉस की एंट्री ना करो, जस्ट क्या करो, क्लोजिंग स्टॉक को करो कम। जैसे इसको कम करोगे कॉस्ट ऑफ सेल जाएगी बढ़, लॉस खुद ब खुद चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सही है। लेकिन परपेचुअल सिस्टम के अंदर क्या होता है, परपेचुअल सिस्टम के अंदर चूंकि हम इन्वेंट्री का लेजर बना रहे हैं, चुनाचे हमें मजबूरन एनआरवी लॉस, अच्छा ये मैंने नॉर्मल लॉस लिखा है, नॉर्मल लॉस और एनआरवी लॉस का ना 100% सेम ट्रीटमेंट है, इसलिए वो नॉर्मल लॉस लिख गया मैं गलती से जज्बात में आके। पर नॉर्मल लॉस हो चाहे, भाई एनआरवी लॉस को भी ना नॉर्मल लॉस ही कहते हैं। एनआरवी लॉस क्या है, चीज पड़ी पड़ी पुरानी हो गई, पड़ी पड़ी खराब हो गई, बारिश आई तो, और भाई पड़ी पड़ी होना जरूरी है चीज बेचने के लिए। क्या आप दुकान पे कभी जाओ, आपको भाई एक घी का पैकेट देना, वो कहे इधर ही रुको दुकान खाली पड़ी है, मोटरसाइकिल किक मारी तो जाके फैक्ट्री से वो लेने चला गया, ऐसा होता है। आपको चीज बेचनी है तो इन्वेंट्री में रखनी पड़ती है, पड़े पड़े कभी कभी खराब भी हो जाती है, कभी चूहे टुक जाते हैं, कभी पुरानी हो जाती है, आउट ऑफ फैशन हो जाती है, कभी डैमेज हो जाती है, एनआरवी आ जाता है लॉस उस पर। तो एनआरवी लॉस बिल्कुल एक नॉर्मल लॉस की तरह से ही है बिजनेस के लिए। चीज पड़े पड़े खराब हो गई है, क्यों पड़ी रही है यार, बेचने के लिए रखी थी, नहीं बिकी, कोई वजह हो गई होगी, रखना जरूरी था बेचने के लिए, बिजनेस करना है तो स्टॉक में रखनी पड़ेंगी चीजें, दुकानदार रखता है चीजें ग्राहक को बेचने के लिए, बात समझ रहे हो। इसलिए ये शुक्र है सेम है। अच्छा, अब मैंने कहा क्या, पीरियोडिक सिस्टम में चाहे नॉर्मल लॉस हो चाहे एनआरवी लॉस, नॉर्मल लॉस होता क्या फिर कभी समझाऊंगा, जब कभी आएगा फिर देख लेंगे, एडजस्टमेंट का तरीका देख लें, सवाल में जब आएगा फिर देख लेंगे। अच्छा, नॉर्मल लॉस हो या एनआरवी लॉस हो, आपने पीरियोडिक सिस्टम में उसकी एंट्री पास नहीं करनी, क्योंकि तरीका वारदात क्या था, पीरियोडिक सिस्टम में तो स्टॉक का काउंट ही नहीं होता, पीरियड के एंड पे गिनती करते हैं, स्टॉक रेट लगाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक निकलता है, एंट्री पास करते हैं, स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। तो उसी स्टॉक को क्या कर दो, कम, उसी स्टॉक को कम करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, लॉस ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में हमारी मजबूरी ये होती है कि हम इन्वेंट्री का लेजर बना रहे होते हैं, तो चीजों का आना और जाना, चाहे किसी तरह से भी चीजें कम हो रही हैं, चाहे वो बिक के कम हुई हैं, चाहे वो जल के कम हुई हैं, चाहे वो सैलाब में बह गई हैं, चाहे वो जमीन में जलजले के अंदर धंस गई हैं, चाहे वो एनआरवी लॉस से कम हुई हैं, चाहे वो चोर नॉर्मल लॉस वाली चोरी करके ले गया, इन्वेंट्री कम हो गई किसी भी तरह से, उसको इन्वेंट्री के अकाउंट में लिखना जरूरी है, ये हमारी मजबूरी है। तो परपेचुअल सिस्टम में एनआरवी लॉस हो या नॉर्मल लॉस हो तो उसकी एंट्री हुआ करती है, लॉस है ना तो लॉस से कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस बढ़ता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, परपेचुअल सिस्टम है, परपेचुअल सिस्टम है इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। कितना सवाल में नहीं, सवाल में नहीं है। अब ये तो हो गई डिस्कशन, अब हम इधर आए, इस सवाल पे आए, इस सवाल पे आए, ये बात भाई ने पकड़ ली, भाई ने कहा आप क्या कर रहे हैं पीरियोडिक सिस्टम में, आप एनआरवी लॉस की एंट्री कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार एंट्री नहीं कर रहा, असल में तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक को ही, इसलिए तो मैंने कहा कि ये एंट्रीज करके समझा रहा हूं कि हुआ क्या पड़ा है। मैं क्लोजिंग स्टॉक की, ये मैंने एनआरवी लॉस की एक तरह से एंट्री नहीं कर रहा, असल में तो ये कहानी हुई है कि मैं 2 लाख से क्लोजिंग की एंट्री कर गया था, अब करनी थी 187 से, तो दरअसल मैं 13 से जो ज्यादा कर गया था स्टॉक की एंट्री, मैंने उसको कम किया। जब मैंने उसको कम किया तो भाई अब क्या करूं, क्लोजिंग स्टॉक कम करके सस्पेंस को डालूं, नहीं भाई इसका असर क्या पड़ना है, इससे एक्सपेंस बढ़ना है, तो इस वजह से मेरी एंट्री मजबूरन उसी तरह की नजर आ रही है कि कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होकर इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है, ठीक है ना। ये मजबूरन एंट्री करना पड़ी है मुझे, क्योंकि बहरहाल मैंने क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट तो करनी थी, ठीक है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा होता तो फिर एंट्री थोड़ी करता, फिर जस्ट क्या करता, क्लोजिंग स्टॉक को 35 से 31 पे ले आता, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक को 200 की बजाय लिखता 187 पे, तो खुद ब खुद ये 13 का लॉस चार्ज होता, मैं कोई एंट्री ना करता। तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज करते हुए मजबूरी आ सकती है कभी कभी, तो इसीलिए आपको ये इतनी लंबी कहानी के अलावा वाली बात याद रखनी चाहिए कि अगर पीरियोडिक सिस्टम हो और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आ जाए तो चुप करके देखो, अब इतनी देर से हम खप रहे हैं लेकिन निकला क्या बीच में, ठीक है, तो चुप करके क्लोजिंग स्टॉक पे इंपैक्ट देखो, उसको बढ़ाना या कम करना, दूसरा इंपैक्ट चुप करके कॉस्ट ऑफ सेल को डाल दो, ठीक है, सही है। आपको समझाना और ऊंट को रिक्शे में बिठाना, जी देखा अभी तक ऊंट रिक्शे में नहीं बैठा, अभी नहीं है,
एक दुम रह गई उसकी बस जी, छोटी दुम होती उसकी जी। जी कोई बात नहीं, पूछे। हाँ नहीं ना, सस्पेंस क्यों? इस क्लोजिंग, ये इस गलती को सही करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम करेंगे तो उसका असर सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ सेल पे जाता है। मेरे चारों शाने कोई नहीं चित हुए कि मैं मजबूरी के अंदर सस्पेंस को मुझे नजर आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक को सही करूंगा, कम करूंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये माइनस होने वाली फिगर है कॉस्ट ऑफ सेल से, तो मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं क्यों सोचूं सस्पेंस को। सस्पेंस के बारे में तो कोई और हल ही नहीं होता। आपने दो सस्पेंस के अंदर चीजें फेंकी थी, बताओ डेटर क्रेडिट करने के बाद डेबिट किसको करना है आपने, बताओ। ठीक है, लेकिन यहां नजर आ रहा है इन्वेंट्री को सही किया तो कॉस्ट ऑफ सेल पे असर गया इसका, क्योंकि उसने 2 लाख की इन्वेंट्री से एंट्री की हुई है, वो कह रहा है कॉस्ट पे पड़ी है। तो जब उसकी वाली इन्वेंट्री की गलती को हम सही करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल जो उसने निकाली हुई थी वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, मेरा दिल तो यही है कि ये कभी भी ना लिखा करो, बस ये टाइम बचाया करो। ठीक है, खैर है ना, समझाते हुए कोई नहीं टाइम लग जाए, खैर है, उसूल अब एक बार बनता है लेकिन पहले समझा दिया जाता है जी। ये मैं तो कहता हूं इसको रहने दें, अभी इसमें यहां पे फिट करेंगे एब नॉर्मल लॉस। ठीक है, वो जब आप डिस्कस कर लोगे तो आप फिट कर सकते हो। उसके बाद मैं इसी के नीचे लाइन लगाऊंगा और फिर मैं नॉर्मल परचेज की एंट्री भी दोनों सिस्टम में करा दूंगा, परचेज रिटर्न की भी करा दूंगा, सेल की भी करा दूंगा, सेल रिटर्न की भी करा दूंगा, तो आपकी जो है वो लिस्ट पूरी हो जाएगी। है आसान काम, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, स्लो पॉइजन। एक ही दिन 13-14 दिन लगते हैं इन्वेंट्री का के ऊपर इंट्रो के टॉपिक है ये पूछो। ठीक है ना, तो इतना तो नहीं दिन लगाने, लेकिन मतलब की बातें सारी कर लेंगे हम इंशाल्लाह। ओके, लो जी, मुश्किल एडजस्टमेंट इज ओवर। नाउ कम टू द आसान वंस। भाई ये सब टोटल की गलतियां जो होंगी ना, बस इनको चुप करके सस्पेंस के अंदर डाल दिया करना। ये टोटलिंग की गलतियां हैं, एक सफे से दूसरे सफे पे ले जाते हुए, सफे के एंड पे सेल बुक कर रहे थे, सफे के एंड पे 49 लिखा, अगला सफा पलटा, अब पिछले वाला 49 94 हो गया। कोई नहीं, ये गलती हो जाती है, कोई डबल एंट्री की गलती नहीं है। दरअसल ये क्या हुआ है, सफे के एंड पे 49 लिखा, ट्रांसपोजिशन एरर, लेकिन कोई एंट्री नहीं की। देखो क्लोजिंग को, सफे के क्लोजिंग को अगले सफे के ऊपर ओपन आते हुए कोई एंट्री नहीं करता अकाउंटेंट, जस्ट लिस्ट बना रहा है ना वो। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर क्लोजिंग 49 पड़ा था, अगले सफे पे लिखते हुए 94 हो गया। तो कभी भी सब टोटल की जो गलती है उसको आप किसी और पे मत सोचना, सिंपल उसका इंपैक्ट सस्पेंस पे ले लेना। ठीक है, अब 49 की सेल थी, गलती से रिकॉर्ड गई। देखो, इसकी भी कोई ओरिजिनल रॉन्ग एंट्री मत करना, अगर करनी है तो मैं अजम्पशन लेके ये भी करवा दूंगा, लेकिन सुकून रखो अब। ठीक है, अब क्या है जी, सेल 49 की रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, गलती से 94 की होगी, तो सेल ज्यादा क्रेडिट हो गई। सही करने के लिए क्या करोगे, डेबिट 94 माइनस 49 45,000। अब दूसरा इंपैक्ट, भाई कोई डबल एंट्री हुई नहीं कि दूसरा इंपैक्ट किसी को गया हो, सस्पेंस अकाउंट को फिर डेबिट कर। जी बिल्कुल, देखो असल में ना डबल एंट्री हुई नहीं कि आप कहोगे जी फलां चीज हो गई थी डेबिट तो उसको क्रेडिट कर दें या कुछ हुआ ही नहीं। ये एंट्री नहीं होती सेल डे बुक के अंदर ना, सिर्फ यूं नोटिंग हो रही होती है, फिर एंड पे जाके टोटल होता है और एक एंट्री होती है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। ठीक है ना, तो ये सिर्फ सेल डे बुक की गलती है, कोई डबल एंट्री नहीं थी, बस आपने सेल को सही कर लेना, सेल वाले इंपैक्ट को। लो भाई, इस पॉइंट 5 की जो मुझे एंट्री बता देगा ना, इंशाल्लाह जो मुझे इसकी एंट्री बताएगा उसको 100 रुपए इनाम। 1 मिनट नहीं, 30 सेकंड का टाइम है, 100 रुपए का सवाल है, 30 सेकंड का टाइम। 30 सेकंड में जो मुझे इसकी एंट्री बता दे, ये तुमने 100 रुपए यहीं पे बोल बोल के जाया कर देने।
जंग वाले क्या करें, उसने पहले हाथ खड़ा किया, वो गलत होगा तो वो रह जाएगा। हाँ बोलो। हाँ एंट्री बताओ। हाँ अच्छा बस वो टाइम गुजर गया 30 सेकंड का। सुनो इधर, अब सुन लो ना, अब सुन लो। रिटर्न इनवर्ड किसे कहते हैं? सेल रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड? अच्छा जी, तो सेल रिटर्न जो थी वो गलती से, अच्छा जो ट्रायल में अपीयर हो रही थी, ठीक है, और परचेज रिटर्न जो ट्रायल में अपीयर हो रही थी। मेरे दोस्तों ये बात को हल्का नहीं लेना था। ट्रायल में जो चीजें जाती हैं वो डबल एंट्री से होकर जाती हैं। तो डबल एंट्री हुई होगी सेल रिटर्न परचेज रिटर्न की, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस निकले होंगे, उसके बाद ट्रायल बना होगा, ठीक है। तो ट्रायल बनने के बाद ये बैलेंस उसमें नजर आ रहे थे, तो एंट्री की कोई गलती नहीं हुई। लेकिन इस ट्रायल से फिगर्स को उठा के जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पोस्ट करने लगे तो सेल रिटर्न को परचेज रिटर्न बना दिया, परचेज रिटर्न को सेल रिटर्न बना दिया। तो जर्नल एंट्री की तो कोई गलती है ही नहीं, सिर्फ उस ट्रायल में से फिगर को, भाई ट्रायल में से फिगर ने निकल के प्रॉफिट लॉस में जाना था, वो एंट्री थोड़ी होती है। एंट्री तो पहले होकर ट्रायल तक पहुंची हुई है फिगर। जस्ट हमने सेल रिटर्न को उठाकर सेल में से नेट करना था, गलती से परचेज में कर दिया। परचेज रिटर्न को उठाया, उसको परचेज में नेट करना था, गलती से सेल रिटर्न में नेट, सेल में नेट कर दिया। तो इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे निकलेगा, इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे तो निकलेगा। क्यों? एक चीज सेल रिटर्न थी उसको परचेज रिटर्न बना दिया, एक परचेज रिटर्न थी उसको सेल रिटर्न बना दिया, तो डिफरेंट तो हो गई ना चीजें। एक चीज ने सेल को कम करना था, उसकी बजाय उसने परचेज को कम कर दिया, एक्सपेंस को, और एक चीज ने परचेज को कम करना था, उसकी वजह उसने सेल को कम कर दिया, यानी इनकम को कम कर दिया। तो डिफरेंट अमाउंट से है तो प्रॉफिट पे तो इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन एंट्री कोई नहीं होनी, ठीक है। 100 रुपया क्यों जी? बेटा एक मिनट प्लीज। जी भाई साहब, क्लोजिंग हमारा सही आ रहा है लेकिन हम ट्रायल में गलत पोस्ट कर दें। देखो एक क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं ट्रायल के अंदर भेजने की, अकाउंट को क्लोज तो करना ही है ना, वो सस्पेंस को पड़ जाती है एंट्री। लेकिन ये ट्रायल बना पड़ा है, ट्रायल से सिर्फ उठा के उसको इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है। लेजर्स को क्लोज करके ट्रायल में भेजते हो, तो क्लोजिंग एंट्रीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, वो जरूरत नहीं है यहाँ पे देने की। क्लोजिंग एंट्रीज का कॉन्सेप्ट जो होता है कि इनकम क्रेडिट नेचर की चीज है, उसको क्लोज करना है तो डेबिट करोगे और ट्रायल के अंदर वो क्रेडिट नजर आने लग जाएगा। फिर असल कहानी ये है, फिर वो क्रेडिट वहां से उठ के सेल्स में चला जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्लोजिंग एंट्री अगर आपने नहीं की, एक चीज ओमिट कर दी है ट्रायल में, तो वो बैलेंस आया ही नहीं, तो वो तो ट्रायल को आउट करेगा, तो सस्पेंस का वजूद बनेगा। लेकिन ट्रायल तो पूरा था, वहां से उठाते हुए एक चीज इधर ऊपर लिखने की बजाय नीचे लिख दी है, तो उससे ट्रायल पे डबल एंट्री पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे तो सिर्फ आपके प्रॉफिट के ऊपर ही इंपैक्ट आना है, इसलिए कोई एंट्री नहीं। चलो यार बस भी करो। हाँ तो इसीलिए तो भाई, इसीलिए तो फर्क पड़ रहा है। प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट जाके सोचेंगे तो फिर देखेंगे ना प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्यों पड़ रहा है, वो वहां समझाऊंगा। ओके जी, बल्कि सुनो, इसका पार्ट भी आज करना ही नहीं है। सुनो, वो होमवर्क में कब होगा? जब आप टाइमथी वाला सवाल सुन लेंगे, उसके अंदर जीपी और नेट प्रॉफिट दोनों के ऊपर बड़ी तफसील से डिस्कशन हुई है प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट लेने की, ठीक है। 2 लेक्चर्स मर्ज किए हैं ना, एक में सिर्फ एंट्रीज होंगी, अगले में प्रॉफिट की एडजस्टमेंट, लेकिन आपके लिए एक लेक्चर बना होगा होपफुली, ठीक है। तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट की एडजस्टमेंट
करने का मौका मिलेगा। कुछ तो ऐसा भी होगा मैं वापस आके कहूँ हाँ भाई दिखाओ और फिर करवा दूं, ऐसी भी चीज हो ना, ताकि रिवीजन चलनी है ना, तो ये मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। लेकिन ये ट्राई आप खुद करेंगे जब टाइमेथी के अंदर ये काम कर लेंगे ना, उसमें बहुत अच्छे लेवल के ऊपर ये काम किया हुआ है, तो ये छोटा लेवल बनता है इस सवाल वाला, वो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करेंगे, ज़हन में एकदम से ये बात आई, ठीक है। इस एडजस्टमेंट से पहले मेरे ज़हन में ये बात नहीं थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही आसान लग रहा था, मैंने कहा 5 मिनट में हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ी टेक्निकल बात आई है, तो मेरा दिल है आप अपने दिमाग को थोड़ा सा आजमाएं। जी बेटा बोले। कल हम कर रहे थे ट्रायल का। हाँ हमने ट्रायल में परचेज गलत आ रही थी, हमने ठीक की थी, फिर हमने एंट्री भी की। इस तरह अगर ट्रायल में गलती है तो यहाँ पे एंट्री ट्रायल की गलती नहीं है ना चंदा, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न ट्रायल में नजर आ रही हैं, कोई गलती नहीं है इसमें। यहां से उठा के इनकम स्टेटमेंट में लिखते हो, उल्टी जगह पे लिख दिया इनको, तो ट्रायल की गलती, एंट्री की कोई गलती नहीं है। वहां से उठ के ट्रायल में आई, कोई गलती नहीं है। इनकम स्टेटमेंट में लिखते हो गलत किया, बस इनको ट्राई तो करना जी। तो वहाँ पे सही है लिखा हुआ था वो, लेकिन वो वहां पे सही है, ये देखो ना यार, फिर पढ़ लेता हूं मैं, शायद पढ़ी नहीं एडजस्टमेंट, ध्यान से पढ़ो। मैं रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड पे जाए जरा, ये पढ़ दूंगा, जरा आसानी हो जाएगी। सुनो, सेल रिटर्न, सुनो सारे, सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस वर 82 एंड 99, फुल स्टॉप। यानी ट्रायल में ये नजर आ रही थी, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न। ठीक हो गया, डन। अब while preparing income statement and balance sheet, financial statements, ठीक है, while preparing financial statements the amount of sale return was shown as purchase return and vice versa। ट्रायल में सही पहुंची हुई थी, फिगर सही पड़ी थी, सिर्फ लिखते हुए उल्टी जगह पे लिख गए हैं, तो इस वजह से प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, क्योंकि सेल में से माइनस होने वाली फिगर डिफरेंट हो गई, तो नेट सेल डिफरेंट हो गई, परचेज में माइनस वाली फिगर डिफरेंट हो गई, तो नेट परचेज डिफरेंट हो गई। ठीक है ना, तो जब इनको सही करोगे तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ये तो आप सोचोगे ना, तो आप सोचोगे। ठीक है, ये सबसे टेक्निकल एडजस्टमेंट होगी पर प्रॉफिट की एडजस्टमेंट में, बाकी तो बहुत आसान थी। इसी को देख के तो मेरा ज़हन बना है कि आप ट्राई करें। ओके, पेपर में नो लिखा होता है, नो एंट्री। हाँ लिखना होता है, और क्या, उसे पता लगेगा कि आप भूल के छोड़ गए हैं या आपको पता है कि एंट्री नहीं होनी, लिखना होता है, जाहिर है। ये ऐसे ही मैंने लिखा है, ये ऐसे ही लिखा है मैंने, इतनी स्याही जाया की है। लो भाई, नंबर 6 एडजस्टमेंट तो अब सब ही कर दो। बीआरएस का लेक्चर कल, वो जो 20 मिनट का एक क्लिप है, सिर्फ 20 मिनट का, कोई लेक्चर नहीं है, 20 मिनट की क्लिप है जिसके अंदर रिवीजन करवाई है, वो सुन लेना। कितने जो सुन लिया, दोबारा से अपलोड किया था, वो कल गलत हो गया था। ठीक है, आज हो गया। चले सुने 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 सुने, वो आज कर लीजिएगा डिस्कस। तो फिर इस डिब्बे को मैं देखता हूं, अभी क्लास जरा चलाओ, इन एडजस्टमेंट्स को डिस्कस कर लें। इस डिब्बे को भी फिर मैं देखता हूं, हो सकता है इसको डिस्कस करूं, हो सकता है ईद के बाद कर लूं, बीआरएस की एडजस्टमेंट करके इसको भी ट्राई। ये बीआरएस है, ये लाल डिब्बा क्या है। अब वो कल चूंकि गलत लेक्चर अपलोड हो गया, मेरे तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि आप वो 20 मिनट का क्लिप सुन के आएंगे, उसके बाद ये कोई मसला ही नहीं था हमारे लिए, वो 10 मिनट की एडजस्टमेंट्स नहीं है। लेकिन अब चूंकि वो कल गड़बड़ होगी, वो जो मैंने कटिंग कही थी इतने मिनट से इतने मिनट, एक पुराने लेक्चर में से कहीं से ढूंढा था, मैंने कहा था ये कर दो, उन्होंने कोई और टाइम कट करके वो अपलोड कर दिया। तो बच्चों ने मुझे बताया सर, पता नहीं की अपलोड हो गया, प्रोग्रेस बिलिंग था। अच्छा, तो वो फिर थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो इस वजह से फिलहाल यहां तक तो पहुंचो, फिर देखते हैं इसका क्या करना। सही मानों में इस बात को ये ज्यादा अच्छा समझाएगा आपको। शाबाश, हिम्मत करो, हिम्मत करो। फिलहाल डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड ही लिख लेना, फिर बाद में सेल परचेज को नेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं, नया कॉन्सेप्ट बाद में लिख लेंगे। शाबाश, सोचो सोचो सोचो। यहां से कैसे नजर आता है? नहीं, ये वाली रो आज के बाद, ये वाली रो में ये 2 स्टूडेंट्स नहीं बैठा करेंगे, पीछे ही एडजस्ट होंगे, ये 2 स्टूडेंट्स की जगह खाली रहेगी। ये 2 बच्चे आइंदा इस जगह पे कोई बच्चा ना बैठे, ठीक है, पीछे ही एडजस्ट हो जैसे भी हो। ठीक है,
अच्छा जी, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है। हाँ हाँ, फिलहाल कह लो, फिर सही करेंगे। ऑफ 41 वॉज पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। ओ हो, अब बताओ, इसकी भी कोई एंट्री नहीं ना होगी मेरे दोस्तों, ये एंट्री की गलती है, ये पोस्ट एंट्री गलत की। एक चीज इनकम थी, गलती से उसको एक्सपेंस बना गए हैं, बात समझिए। नंबर 5 चल रहा है, नहीं 6 चल रहा है, 5 तो गुजर गया। लो भाई दोस्तों, डिस्काउंट रिसीव्ड है 4100। डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं क्रेडिटर से ना, ठीक है, तो उसकी एंट्री फिर होती है क्रेडिटर डेबिट। वही पुरानी वाली एंट्री करने देना तुम्हें, ठीक है ना, क्योंकि नाम पुराने वाली कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना पुराने वाले नाम ही लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये पर्चे में भी लिख के काट के फिर सेल कर लेना और परचेज कर लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ये ज्यादा इजी लगता है ना जरा, तो बेशक यूज कर लिया करो। कुछ बच्चों ने पहले पढ़ा भी होता है ना पुराने वाला कॉन्सेप्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, तो पहले लिख लेना फिर काट के सेल्स परचेज कर देना, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा था जी मैं, क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट। ये है जी असल में कहानी के 4100 की इनकम थी, तो उसकी एंट्री तो होनी चाहिए थी ये 4100, ठीक है। वो कह रहा है वॉज डेबिटेड, कितने गया, वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ डिस्काउंट, मतलब वॉज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस, वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ, ओहो डेबिट नहीं, डेबिट ऑफ, वो वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। फिगर करनी ना बोला तो वो 4100 ही है, फिर ये हुआ है जी। अब जिस एंड के बारे में खामोश है, आपको हमेशा से बताया है कि उसको आपने सही अज्यूम करना होता है, ठीक है। तो 4100 से क्रेडिटर डेबिट हुआ और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस भी डेबिट कर गया। वो अब गलती उसने किया, ये बैठ के मैंने कहा था कभी नहीं सोचना, ये उसने कैसे कर ली गलती, और भाई उसकी पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड बैठा था, उसकी मर्जी यार, उसकी गलती होगी उससे। आप हमें सही करना, ओरिजिनल एंट्री का पता हो और रॉन्ग जो लिखा हो वो लिखो और सही करो। आपका क्या इससे मकसद है कि आप जो है वो बाल की खाल उतारे, क्यों गलती की होगी, आपको क्या पता क्यों गलती की होगी। 100 परेशानियां होती हैं बंदे को, छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ो। क्योंकि सवाल ने कुछ कहा नहीं इस बारे में, तो वो तो सही किया होगा। कहता है डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम ऑफ 4100, यहां पे रुक गए, मतलब एंट्री ये बनती है, वॉज डेबिटेड टू डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, तो डेबिट कर दी 4100 से। तो फिर दूसरे इंपैक्ट के बारे में, क्रेडिटर के बारे में खामोश, तो क्या अज्यूम करें, सही किया, ठीक है। अब सुनो, क्रेडिटर को डेबिट करना था, वो हो गया, कुछ ना कीजिए, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम को क्रेडिट करना था, मोहतरम ने नहीं किया, तो कर लीजिए जी। कितने से, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को गलत डेबिट किया, सही करने के लिए क्रेडिट, और फिर चारों शाने, और फिर कितना बनता है, ठीक है। अब सुनो, अब अपने नए वाला कॉन्सेप्ट यहां डाल दो। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम की बजाय परचेजेस को हम हिट कर देते हैं अब आजकल। ये तो स्टैंडर्ड नहीं कहा, स्टैंडर्ड ने ये कहा था, दूसरा हमने खुद सोच लिया था, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस की बजाय सेल्स को। और बात भी वही बनती है, देखो इनकम का क्रेडिट होना मतलब इनकम का बढ़ना है, तो एक्सपेंस का क्रेडिट होना, एक्सपेंस का कम होना, बात तो एक ही है। इनकम बढ़ रही है या एक्सपेंस कम हो रहा है, बात तो एक ही बनती है ना, क्या ख्याल है। सेल्स का क्रेडिट होना मतलब सेल्स का बढ़ना, और एक्सपेंस का क्रेडिट होना एक्सपेंस का कम होना है। तो एक्सपेंस का कम होना या इनकम का बढ़ जाना, बात एक ही है, बस प्रेजेंटेशन बदली IFRS 15 ने आके कि एक एक्सपेंस रिवर्स, मतलब उसने कहा था ना एक्सपेंस रिकॉर्ड ना करो, सेल को ही कम करो, वो तो हम उसको रिवर्स कर रहे हैं ना। तो आप पहले एंट्री पुराने तरीके से कर लिया करो, बेशक पर्चे में भी इसको काट के यहां पे परचेज और सेल फिर लिख लेना, कोई मसला नहीं बेटा। अब जीपी पे असर, जी बेटा क्या, एक मिनट,
एक मिनट पहले इधर से आवाज आई। हाँ, प्रॉफिट हो जाता है, एक चीज ग्रॉस प्रॉफिट हो जाती है, एक नेट में अभी तक तो हमने सिर्फ ग्रॉस वाली लेनी है, और चूंकि सुनो ये पुराना सोल्यूशन है, इसके अंदर ये दोनों ही जीपी पे इंपैक्ट नहीं डाल रहे थे, क्योंकि जीपी के बाद में आती हैं अदर एक्सपेंसेस और अदर इनकम, लेकिन अब रूल बदलने से ये दोनों ही जीपी पे इंपैक्ट डालेंगी। तो आपका सोल्यूशन वो होगा जो ईद के बाद आके मैं आपके सामने बनाऊंगा इस सवाल में। तब तक आप इंतजार में ही रहेंगे, सोल्यूशन करके रख के बैठे रहेंगे कि सर आएंगे, सीबी वाला सवाल ओपन करेंगे और इस प्रॉफिट इंपैक्ट को लिखेंगे, तो हम भी चेक करेंगे हाँ हमने भी सही सोचा, या नहीं होगा क्लियर तो फिर उस वक्त डिस्कस होगा। ये तो अच्छा है ना कि उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल नहीं है अब, असल वाला जो मैंने बदल दिया ना, वरना नकल वाला तो अवेलेबल होगा। ठीक है जी स्टूडेंट। नहीं जी बेटा बोलें, जरा एक मिनट चुप करें, बाकी गिर 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 शुरू हो जाती है, और आप जरा ऊंचा बोलें बेटा। हाँ, डेबिट करने से एक्सपेंस बढ़ता है मेरे चांद, डेबिट किया एक्सपेंस को उसने। एडजस्टमेंट पढ़ो ना जरा अपनी किताब में, मैं पढ़ा देता हूं। वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ, वॉज किथे गया, पोस्टेड टू डेबिट ऑफ एक्सपेंस, तो गलती से उसने एक्सपेंस को डेबिट किया है, तो एक्सपेंस डेबिट होने पे बढ़ता है, कम नहीं होता। ठीक है, ये मक्खी रोज पढ़ने आ जाती है, इसी क्लास में आती है, पता नहीं किसी के साथ आती है मुझे लगता है। फीस भी नहीं दी हुई इसने। अच्छा जी, आहा सुभान अल्लाह, मेरी फेवरेट एडजस्टमेंट आ गई जी, नंबर 7, जल्दी करो, ये तो सही कारी लेना। समझ आ रही है तुम्हें अफाज? ये हाइब्रिड में हजरत जी को यार क्यों रोज छुपा देते हो एसी के पीछे? तुम लोग क्यों नहीं समझाते हो कि इस एसी के पीछे ना छुपा करें? अब सिर्फ ऐनक नजर आ रही है मुझे इनकी। ये हजरत जी बोलते तो नहीं है क्लास में, क्लास से बाहर कभी नहीं बोला, क्लास में कहां बोलना है इसने, शरीफ आदमी है। हाँ जी कुछ बनी? अच्छा एक मिनट साकिब बात सुनो, गाड़ी में ना पीछे एक बैग सा पड़ा है शॉपर टाइप, उसमें एक सूट होगा मेरा, वो निकाल के ना इधर कमरे में पलटी रूम में रख लो। मेरी गाड़ी यहीं खड़ी होगी, कीज बाहर होंगी या सरसद के पास? जल्दी से आ जाना, फिर वीडियो भी चलानी है इधर, मैंने चेक भी करना है कि कल कैसी वीडियो चलेगी। अच्छा भाई बात सुनो, जब आपकी क्लास में वो रिकॉर्डिंग प्ले होगी तो प्रॉमिस करो मेरे साथ सारे हाथ खड़े करके, कौन कौन नहीं बोलेगा इंशाल्लाह। हाथ खड़ा करें, सब हाथ खड़ा करें, जो यहाँ पे फिजिकली जिन्होंने नहीं लेनी वो भी हाथ खड़ा कर ले, कोई मसला नहीं है, उनको डेथ क्यों पड़ रही है। हाथ खड़ा करें वो बच्चे जो कल यहाँ पर रिकॉर्डिंग चलाऊंगा मैं क्लास की, मैं नहीं होऊंगा तो ऐसे ही समझेंगे जैसे मैं सामने हूं और खामोशी से बैठेंगे। हाथ खड़ा करें इंशाल्लाह। ये सब जो सब ऐसा करेंगे उनके लिए मैं आज दुआएं करूंगा ढेर सारी। ठीक है अच्छा। अब देखो ना थोड़ा मोटिवेट तो करना पड़ता है। अगर यहाँ पे एक जंग वाला बोलता रहे तो बाकी सारे डिस्टर्ब होते रहेंगे। और मैंने 2 बंदे भी बिठाने हैं तो वो इंशाल्लाह नोट भी करेंगे, और जो ये बात नहीं मानेंगे उनको फिर करार वाकई सजा दी जाएगी।
दुआएं तो आपके लिए ही हैं, यूट्यूब पे भी होंगे, साथ साथ ही करते रहेंगे। तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा, साथ इधर भी चल रहा होगा, जो आपका दिल करे जैसे जब। पर आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड यहीं पे जो आ सके यहां पे आए। हफ्ते वाला क्लास में लेना जरूरी है, इसीलिए तो कह रहा हूं वो कोई अपलोड, हफ्ते वाला लेक्चर अपलोड नहीं होगा यूट्यूब पे, यहां पे आके लेना पड़ेगा। स्टेटमेंट, हाँ जी, स्टेटमेंट चेंज नहीं, कुछ क्लास में 1x पे प्ले होगा। अच्छा जी प्लीज चुप करें, बहुत हो गया रेस्ट। एडजस्टमेंट। SB started using an inventory as an office machine। और इसका काम क्या था? इक्विपमेंट और मशीनें बेचना। भाई साहब अगर ये इक्विपमेंट और मशीनें बेच रहा है तो ये उसका स्टॉक है। जैसे एसी वाले के लिए एसी स्टॉक है, कारें बेचने वाले के लिए कार स्टॉक है। तो जिस बंदे ने एसी बेचने की दुकान खोली हुई है उसको अपनी दुकान में एसी लगाना पड़े तो वो साथ वाली दुकान से तो नहीं लेने जाएगा, अपनी दुकान की अपनी इन्वेंट्री में से उठा के एक अपनी दुकान में लगा देगा और चला लेगा, ठीक है। लेकिन इसकी एक एंट्री करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यूज बदल गया। पहले एक चीज फॉर सेलिंग पर्पस थी, यानी सेल करने के लिए रखी हुई थी, ठीक है, और उसका यूज बदल गया। अब उसको हमने सेलिंग पर्पस से हटा के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो IS 16 का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हर्ज कोई नहीं है, कर ये सकते हैं, लेकिन एक अकाउंटिंग एंट्री पास करनी पड़ती है और वो अकाउंटिंग एंट्री हुआ करती है फिक्स एसेट में। एक चीज आ गई, इन्वेंट्री से निकल गई, फिक्स एसेट डेबिट। अगर परपेचुअल सिस्टम यूज कर रहे हो तो इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, और अगर पीरियोडिक यूज कर रहे हो तो परचेजेस क्रेडिट। और ठीक है ना, ये मैंने एंट्री सिखाई है आपको, ओके। ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स कर ले, बचपन में सिखाया था, एंट्री होती है ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट। पूरी बात क्या है? पीरियोडिक सिस्टम हो तो एंट्री होती है ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, परपेचुअल सिस्टम हो तो एंट्री होती है ड्राइंग्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। तो भाई आप यूज करो बेशक, अपने ही एसी को, बेचने वाले एसी को निकालो अपने शोरूम के उस डिस्प्ले से और निकाल के अपनी दुकान में लगा के चलाओ, लेकिन एक एंट्री पास कर लो, फिक्स एसेट डेबिट करके परचेजेस को क्रेडिट कर लो। लेकिन याद रखना ये एंट्री हमेशा विद कॉस्ट होगी। खुद को चीज बेच के खुद से प्रॉफिट नहीं कमाया जाता, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वायलेशन है, ठीक है। तो हमेशा ये एंट्री किससे करोगे? कॉस्ट से। अब जी स्टूडेंट, जो IAS 2 के अंदर आप बता रहे थे कि उसके पास कोई मॉडल वगैरह भी नहीं होता, तो वो भी तो रीजन है ना सर इसकी, इस वजह से 145 पे जाता है। 145 तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। अच्छा जी, मैंने ये कहा है कि जब भी कभी आप अपने स्टॉक को अपने यूज में ले आए, फॉर सेल चीज रखी हुई थी, यूज करने लग जाएं, तो ये ट्रांसफर की एंट्री लाजमी है और ये एंट्री हमेशा करेंगे विद कॉस्ट, ठीक है, सेलिंग प्राइस से नहीं करनी, ओके। अच्छा, SB started using an inventory item as office machine effective from 1 अक्टूबर 2018। तो ओरिजिनल एंट्री पहले कर लें। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है? ओहो जी, एडजस्टमेंट नंबर 7। तो बता दो जी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? क्या इक्विपमेंट बोला उसने, मशीन उसने यूज करना शुरू, तो एंट्री कर दो मशीन डेबिट। PPE भी डेबिट कर सकते हो, बहरहाल मशीन या मशीनरी जो भी लिख लो डेबिट। और इन्वेंट्री या परचेजेस, क्योंकि सिस्टम कौन सा यूज कर रहा है? पीरियोडिक, तो फिर परचेजेस। और अगर परपेचुअल सिस्टम यूज कर रहा होता तो फिर क्या इसको इजाजत ही नहीं थी अपनी इन्वेंट्री इस्तेमाल करने की? इजाजत फिर भी थी, लेकिन इन्वेंट्री क्रेडिट करना था। अब अगली बात, यार मत बोला करो ना यार, ड्यूरिंग मेरी डिस्कशन मत बोला करो, कितनी बार समझाऊं। अच्छा, उन्होंने तो कोई एंट्री खैर से नहीं की, एक तो ये बड़ा मसला हो गया। क्या? उन्होंने नो एंट्री हैज बीन मेड, नो एडजस्टमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड। का मतलब क्या है?
रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, कोई एंट्री नहीं हुई, गलती क्या हुई है कि कोई गलती नहीं हुई, मतलब कुछ एंट्री ही नहीं हुई। अच्छा जी, अब आगे वो कहता है ओहो ये मसला हुआ ना, एंड दिस आइटम इज इंक्लूडेड इन, मेरे दोस्तों ये वाला मामला तो फिर नजर आ रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक में एक चीज शामिल है जो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं होनी चाहिए थी, वो स्टॉक रही ही नहीं है, वो दौराने साल ही फिक्स एसेट बन गई है, तो फिक्स एसेट में डेबिट करके उसे परचेजेस में से क्रेडिट कर देना था और क्लोजिंग स्टॉक की गिनती में उसको नहीं लेना था। हो गया मसला। अब ये एंट्री पास करके आप मशीन को भी सही कर लोगे, परचेज को भी सही कर लोगे, पर एक मसला तो स्टिल रह जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक में तो वो गिनती करके आपने लिख ली ना, पीरियोडिक सिस्टम में तो गिनती वाला स्टॉक ही हमारा स्टॉक है, तो स्टॉक के अंदर ये भी अमाउंट एडेड है, तो स्टॉक में से इस अमाउंट को भी माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, कम। स्टॉक की एडजस्टमेंट के लिए जिंदगी सुकून में बढ़ाना है या करना है स्टॉक को, ये सोचो। एसेट है, आसानी से सोच लोगे। दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल पे डाल दो, ठीक है। तो ये दोनों काम ही करने पड़ेंगे। पहला मशीन, अच्छा ओहो आगे तो पढ़ लो, फिगर तो मिली नहीं। द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम इज 145 एंड 182। क्या रेलेवेंट है, ये सिर्फ परेशान करने के लिए दिया गया था। वैसे तो आप इंशाल्लाह सवाल करोगे टाइमथी वाला, या उसके अंदर शायद मार्कअप मार्जिन मैंने उसी क्लास में किया, वैसे आपने तो कर लिया हुआ है। आपको सवाल के अंदर ना कभी कभी ये फनकारी भी लगा देगा कि सेलिंग प्राइस दे देगा, कॉस्ट देगा ही नहीं। ये एंट्री करनी है कॉस्ट से, दे देगा आपको सेलिंग प्राइस, साथ में मार्कअप मार्जिन दिया होगा, तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट आपको खुद बनाना पड़ेगा। एंट्री कॉस्ट से ही करनी है, ये याद रखना। लेकिन आज तो आसानी थी, सेलिंग प्राइस अलग और कॉस्ट अलग दी हुई थी। सेलिंग प्राइस को इग्नोर करें, 145 से ये एंट्री पास करें, 145,000 से मशीन डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, ठीक है। और ये काम नहीं हुआ तो फिर ये काम कर लो, पहले ये तो करो ना। तो मशीन या मशीनरी डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, भाई यहां तक कोई मसला है तो बताएं, ये बात समझ आती है। अच्छा, अब ये गलती तो ठीक हो गई, लेकिन एक और मसला भी हो गया दोस्तों, और वो मसला ये है, डेप्रिसिएशन चलो इसी के साथ जगह छोड़ देता हूं और बताओ। लेकिन एक और मसला अभी भी है, वो मसला ये है कि वो कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक में इसको गिनती कर गए हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक में इसको गलती से इंक्लूड कर दिया है, नो एडजस्टमेंट वॉज रिकॉर्डेड। ये तो एक गलती थी ही, उसके साथ साथ एक और गलती क्या की हमने, एंड दिस आइटम इज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्यों डाल दिया तुमने इसको, ये इन्वेंट्री है, बोलो इन्वेंट्री है, वो ऊपर ऐसी लगा हुआ है, पीपी बन गया, तुम इन्वेंट्री में गिन रहे हो, गिनती कर लिया तो पीरियोडिक स्टॉक बन गया, और तुमने स्टॉक की एंट्री कर दी है, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। अब सही करोगे तो इंपैक्ट निकलेगा, उसी तरह से करना है। लंबी सोच नहीं सोचनी, सुकून से बताओ। एक चीज क्लोजिंग स्टॉक में एडेड है, होनी चाहिए थी एडेड नहीं, गलत है। सही करने के लिए क्या करोगे, कम करोगे, तो क्लोजिंग स्टॉक कम कर दो। क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखना, भाई नाराज हो जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक, वैसे इजी लगता है, और पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे, इन्वेंटोराई, वही स्टॉक लिखने देते। कितने से जी, 145 से इसको कम करो भाई। पीरियोडिक सिस्टम ना होता तो फिर वो बात थी, पीरियोडिक सिस्टम की वजह से ही तो मसला है कि क्लोजिंग स्टॉक में गिनती हो गई है तो क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा भी बन गया है, और अकाउंट्स बन गए हैं, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल में से वो माइनस करने वाली एंट्री भी कर चुके हैं। ऐसे थोड़ी अकाउंट्स बनते हैं, अकाउंट्स ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हुए बगैर अकाउंट्स बन जाते हैं, नहीं बनते। तो उसने कर दी एंट्री, और जब उसने स्टॉक में शामिल कर दिया तो गलत हो गया, निकालेंगे तो फिर असरात लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट हुआ। दूसरा इंपैक्ट, इधर देखो, इधर देखो, कॉस्ट ऑफ सेल, आंखें बंद करके, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट 1,45,000। मैं चाहता हूं आपका भी पर्चा पास हो जाए। अच्छा सर, अगर हम इसको नेट ऑफ करके लिख लें, कॉस्ट ऑफ सेल एक तरफ डेबिट हो रहा है, दूसरी तरफ परचेज क्रेडिट। यार मत लिख लो, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मेरे जैसों को समझ आ जाएगी। मैं नेट कर दूं तो ये पता नहीं बाहर जाके लोग क्या कहेंगे, पागली हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। मैं तो भाई खोल के बात कर रहा हूं, कोई शॉर्टकट मिले तो कर दो, पर मसला ये है कि कहीं गड़बड़ ना कर देना। मैंने तो अलग अलग समझाया आपको कि ये एंट्री ट्रांसफर की है,
और फिर वो जो अगली बात उसने ना लिखी होती, पता है ये बात लिखी हुई है ना, सुनो, ये बात लिखी हुई है तो ही मैंने अज्यूम किया है, वरना हम क्या कहते, ये निकल गया स्टॉक से और यूज करना शुरू कर दिया तो स्टॉक की गिनती में ये नहीं है, हम फिर ये एंट्री ना करते। ये मुसीबत लाइन जो लिखी हुई थी ना ये वाली, एंड दिस आइटम इज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसने हमें मजबूर किया कि हम ये एंट्री पास करें। अगर ये लाइन ना लिखी होती ना करते। ठीक है, अच्छा, इन्वेंट्री क्रेडिट, जी बिल्कुल। अच्छा जी, सुने जी, जी फरमाए। एक तो जब जैसे बात शुरू करता है मुझे लगता है लो भाई मैं आ गया कटहरे में। अच्छा, तुम वैसे भी सवाल कर सकते हो यार। हैं? ओ क्लोजा वीरे, एनआरवी 81 है, कॉस्ट 94 है। अगर सुन ले इधर, अगर एनआरवी, वहां तो एनआरवी है ही नहीं। ओ हाँ, सेलिंग प्राइस पर बेचते हैं, नहीं बेचा, स्टॉक में तो कॉस्ट पे ही पड़ा है ना। एनआरवी लोअर हो कॉस्ट से तो तब उस पर लिखते हैं, लोअर होती तो फिर उस लोअर के ऊपर लाते और फिर लेकर आते। ये सवाल था, अच्छा ठीक है, ओके, इग्नोर करें। अच्छा जी, एक छोटा सा मसला और भी है अब। वो मसला ये है कि ये मुआ एसिड जो है ये रेक्टिफाइंग एंट्री में हिट हो गया, डेप्रिसिएशन भी होगी हिट, और उसने बता दिया था आपको ऑफिस मशीन्स आर डेप्रिशिएटेड एट 10%। प्लीज बातें नहीं करें ना, रिड्यूसिंग बैलेंस। लेकिन लकीली यही साल है गलती का, इसलिए इसी 145 को फाड़ देंगे, 10% लगाएंगे, डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक की डेप्शन लेंगे। ऊपर देखा करना, पता नीचे क्या ढूंढता रहता, फिर कहता सर जी 1 अक्टूबर को ये गलती हुई, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीनों की डेप्रीसिएशन। हाँ, अच्छा, एसेट बढ़ रहा है तो डेप्शन को भी बढ़ा दो, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितना, वो 3 को क्या होगा, 3625 लें जी। एडजस्टमेंट नंबर 7 पेशे खिदमत है। अच्छा जी, टफ एडजस्टमेंट सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 8 ही है, बाकी एडजस्टमेंट पहली बार देखी है इसलिए जरा लगी है टफ। अभी जब दूसरे सवाल करोगे ना, वो उन बच्चों को पहले कराएं, प्री वालों को, उनमें इन्हीं बातों पे स्ट्रेस होगा जिनमें आपकी आज स्ट्रेस हुआ है, तो आपको वहां पे लगेगा यार ये तो आसान बात है, सर इतना जोर क्यों लगा रहे हैं, वो इधर लग गया ना आपको, उधर पहली बार उनके सामने आई थी। तो अब ये एडजस्टमेंट्स आप देखोगे, इसमें से काफी, ये जो 5 सवाल करने हैं ना, इनके अंदर आप देखोगे कॉमन फैक्टर क्या होगा, 60 to 70% एडजस्टमेंट एक जैसी होंगी। असल तैयारी उनकी होती है कि हर सवाल के अंदर वो 60-70% एडजस्टमेंट हमेशा आनी होती है। असल तैयारी हम उनकी करते हैं, बाकी तो लगी तो रोजी, ना लगी तो रोजा, मैं पहले भी कहता होता हूं, ठीक है ना। वो समझ आ जाए एडजस्टमेंट्स तो आ जाए, ना आए तो हमें उनसे कोई इतनी परवाह नहीं होती। हम हर सवाल 60-70% सही कर लें तो भी पास है इंशाल्लाह, ठीक है। बस दलेरी होनी चाहिए, ये मैं हौसला ही दे रहा हूं कि दलेरी से पर्चा करते जाओ, जो आता है करते जाओ, जो समझ में आए करते जाओ, रुकना नहीं है, किसी जगह पे स्टक नहीं होना है। हर सवाल में आसान नंबर आपका इंतजार करेंगे, करते जाओ सवाल, पर्चे से उठ के आओ तो सारा सवाल तकरीबन 90% तक सवाल अटेम्प्ट हो चुका है, इंशाल्लाह पास भी हो जाओगे। जो करते आओगे उसमें से नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, मंडे वाला सवाल भी मुझे दे देना चाहिए था आपको, कोई नहीं, एक बीच में लेक्चर एडिशनल डाल दूंगा, आपकी छुट्टी एक और कम हो जाएगी। साकिब को कहो इसको नोट कर ले, मंडे लिमिटेड प्री वाला, इनकी ईद की एक छुट्टी कम कर देते हैं, उसमें डाल देंगे। आप लोग मेरे साथ ही हैं,
दुआओं में भी मैं आपको याद रखूंगा, और वैसे भी आप लोगों का ख्याल तो मुझे रहना ही है, मेरे साथ ही होंगे जब मेरे लेक्चर सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, FAR 1 पढ़ रहे होंगे तो साथ ही होंगे ना। अब 3 छुट्टियां इनको ईद की दे दो बस, 10, 11 और 12 जिलहज। ओके, जज़ाकल्लाह। भाई कह रहे एक सवाल और भी है। आपको प्लीज सुने, आपको वैसे भी 1 घंटा 10 मिनट का लेक्चर बोर करता है, तो जो लेक्चर वो अपलोड होगा वो कुरैशी स्टील और मंडे लिमिटेड का इकट्ठा लेक्चर होगा, एक ही अपलोड होगा। छुट्टियां 3 दी जाएंगी आपको। ओके, चुप, मांगा है, डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। अच्छा सुनो, एडजस्टमेंट कर लो, जरा मुश्किल है, टाइम लग जाना है यार, कभी कभी लेना पड़ता। अब सुनो 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 सुनो, अब मेरा ज़हन बदल गया है इस बारे में। BRS की डिस्कशन 20 मिनट की आई थिंक 20 मिनट की है, 20-21 मिनट की छोटा सा क्लिप है, सुनो। उसके अंदर बिल्कुल सादा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया गया, ठीक है। उसको आप BRS को समझेंगे और फिर ये एडजस्टमेंट्स में से आप ये भी सही समझ जाएंगे, नहीं शायद ना समझ पाए, शायद समझ भी जाएं, ठीक है। लेकिन इनको डिस्कस करेंगे। हो सकता है मैं मंडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन आपको क्लास के अंदर जब आऊँगा पढ़ाने, तो आपकी क्लास तो जाहिर है सैटरडे को भी होगी, तो उसके अंदर मैं इसको कंप्लीट हो क्या सकता है, बल्कि डन हो गया। शेडमो चेनी कुटी करवाने के बाद ना आपको वो हो जानी है मैक्सिमम भी कोई 1 घंटे 20-25 मिनट में पहला सवाल पूरा विद डिविडेंड और इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल, छोटा सा कॉन्सेप्ट और छोटा सा सवाल करवाता हूँ। बाकी पास पेपर तो अगले लेक्चर में है, तो वो हो जाना है। उसके बाद हम सुकून से, आप BRS की रिवीजन करके आए होंगे, लेकिन वो थोड़ी रिवीजन है, उसके अंदर मैंने पोस्ट डेटेड चेक्स की बात करनी है, अभी वो यहाँ पे करूँगा, टाइम बार्ड की थोड़ी सी बात करूँगा, तो यानी कि उसके अलावा 5-7 मिनट की डिस्कशन मैंने करनी है, वो कर लेंगे और ये एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेंगे, तो ये भी ओके हो जाएगा। तो ये इंशाल्लाह, लेकिन आपने ट्राई करना है, वो 20-22 मिनट का लेक्चर लेके BRS का आपने इनको ट्राई करना है। तो हफ्ते वाले दिन शेडमो चनी कुटी का सवाल खत्म करते ही मैं ये आपको डिस्कस कर दूंगा, ये भी प्लस BRS की 2-4 बातें जो उस क्लिप के अंदर नहीं है, वो पोस्ट डेटेड चेक हो गया, टाइम बार्ड चेक हो गया, ऐसी कोई 1-2 बातें जो जरूरी समझूंगा, ठीक है बेटा। ओके, मेरी तरफ देख के बोली जा रहा है बेशरम जी। वो तो सबका ही रहता है, वो मैं खुद बाद में, वो उस आधे घंटे में होगा जो इंशाल्लाह ईद के बाद सबका कॉमन होगा, ठीक है ना। वो रिवीजन में, अब वो रिवीजन जो चीजें रह गई है ना बेटा पिछले टॉपिक्स में, सुनो, जो चीजें पिछले टॉपिक्स में रही हुई है ना, सबकी छोड़ी हुई है मैंने, जो प्री की छोड़ी थी आपकी भी छोड़ दी थी, इसीलिए कि एक बार आप मिला लो इनको साथ। उसके बाद 15 से ऑनवर्ड्स हर रोज आधा घंटा जो बात होगी, उसमें फायदा भी यही है, हम हर रोज 2 दिन 3 दिन लगा के आगे 16 रिवाइज करेंगे, अब वो बातें सारी याद हो जाएंगी, रिवैल्यूएशन भी आ जाएगी, फिर लगेगा हाँ हाँ हमने पढ़ा हुआ है। फिर ऐसे IAS 23, IAS 36 सारे टॉपिक्स कमी बेशियां दूर होती जाएंगी, रिवाइज भी होते जाएंगे, तो आप जरा कॉन्फिडेंट होके जाएंगे छुट्टियों में कि हम तो सब कुछ ही करंट लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मेहनत जारी रखना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पास हो जाओगे। Another office machine costing 270 with a carrying value of 127,200 as on Yakam January 18 was disposed of on Yakam September 18 for 80,000। करो, चलो करो, पानी पिला दे यार मुझे। अच्छा कह रहे छुट्टी कर दें, ठीक है। सुनो आप मेरी बात, एक मैं इसका सुनो, नहीं है चलो मैं बाहर जाके पी लूंगा। सुनो अब इधर, पूरी ईमानदारी से इसको अटेम्प्ट करना है, फिर मैं जो तस्वीर सामने करने लगा हूं वो तस्वीर बाद में देखनी है, लेकिन कसम हो आप लोगों को अगर पहले वो तस्वीर देखो तो ओरिजिनल, अभी तो तस्वीर लोगे ना, वो कसम में नहीं आता। फिर जब घर पे जाकर सुनो ना प्लीज यार, प्लीज सुन लिया करो यार, जो आप लोगों ने इस एडजस्टमेंट को पढ़ के ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करनी है ना, जब तक रेक्टिफाइंग एंट्री मुकम्मल नहीं कर लेनी, कसम है आपने उस तस्वीर को नहीं देखना, बस अब खींचने के लिए देख लेना एक बार, ठीक है, सही है। और इसको भी ट्राई करना है आपने, सवाल खत्म है। तो मैं इंशाल्लाह हफ्ते को ये एडजस्टमेंट भी
हालांकि आपको समझ आया नहीं तस्वीर देख के, लेकिन मैं फिर भी डिस्कस करूंगा। अब सब्र करो जरा, लेट मी लब। इतनी आसान बात नहीं थी जो आपको लग रही थी। नहीं, ये अभी खींचते हुए देख लें, तस्वीर सही खींचेंगे, ठीक है? आंखें बंद करके ना खींचें, बेशक आंखें खोल के खींच लें। सुने मेरी बात पूरी ईमानदारी से। भाई वो वीडियो ले आओ। अच्छा सुने, अब और खींच भी लो, फोटोग्राफर हो। भाई थोड़ा थल्ले हो जाओ, तस्वीर नहीं आ रही भाई। अब भाई सही है, मैं हूं ना भाई, खादिम मौजूद हो तो फिर नहीं, वो वाला खादिम नहीं। चुप करेंगे खवातीनों हजरात, चुप करेंगे प्लीज, थोड़ा चुप करेंगे। एडजस्टमेंट को पूरी ईमानदारी से, सारी ओरिजिनल देखो, अजीबोगरीब सी ओरिजिनल है, पूरी अटेम्प्ट करोगे, रॉन्ग भी करोगे, रेक्टिफाइंग भी, अपनी पूरी कुव्वत कोशिश लगाने के बाद जब चारों शाने चित हो जाएं, फिर इस तस्वीर को देखना, उससे पहले नहीं, ठीक है? सही है ना? सॉल्यूशन के अंदर भी ऐसे ही है, लेकिन ये मैंने इसलिए यहां पर ओपन कर दी कि आप बुक वाला सॉल्यूशन तो बिल्कुल सामने है ना, वो फौरन ओपन कर लेते हैं, तो उसको ना देखें, ठीक है? अच्छा अब सुने 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 सुने, ये वाली प्लानिंग की वीडियो अभी चलने लगी है, मैं भी यहां पीछे ही हूं, बैठने लगा हूं, सुन ले। उसकी पिक्चर क्यों बनानी है तुमने? यार बहुत अजीब लगता है, अल्लाह की कसम, मैं जब अपनी वीडियो खुद देखता हूं ना, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनी वीडियो खुद देखना। बंदे नू मुझे हंसी आ रही होती है, मैं कहता हूं यार उस्ताद जी चवला मारे हैं यार। सुनो 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 प्लीज, कल का लेक्चर यहीं पे बैठ के सुनना है। मैं अभी डेमो देख लेता हूं कि कैसा चलेगा, लेकिन सख्ती थोड़ी सी ज्यादा होगी यहाँ पे, और परसों में आऊंगा तो हो सकता है जो नाम मुझे मिले मुझे उनसे कुछ माजरत करनी पड़े। मैं सही बता रहा हूं ये बात। आप मेरी गैर मौजूदगी में बाकी बच्चों का नुकसान नहीं करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल खामोशी से बैठेंगे। मेरी ये बिल्कुल आपसे, वैसे हाइब्रिड वाले बच्चों ने बात मानी, मेरी रिक्वेस्ट मानी, आप लोग भी इसको मानिएगा बेटा। मुझे काफी ज्यादा जो है वो बोझ है वरना मेरे ऊपर, तो ये टाइम जाया नहीं होने देना किसी और का। बात सुने, बात सुने, हमारी वजह से किसी का नुकसान हो जाना ये उससे ज्यादा नुकसान की बात है कि हम अपना नुकसान कोई कर रहे हैं, ठीक है ना? तो किसी का नुकसान ना होने पाए। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसके पास नेट अवेलेबल नहीं होता है, जो प्रॉब्लम होती है जिसको, तो उसके लिए यहाँ पर ही एक चांस हो जिससे उसने यहाँ पर सुननी हो, ये वीडियो लेक्चर देखना हो, तो आप अगर यहाँ बोल के उसको डिस्टर्ब कर दें तो भाई पता नहीं अपनी मेहनत कैसी हो, लेकिन उसका तंग होना कहीं अल्लाह की तरफ से नाराजगी का सबब ना बने। ये ओवरऑल क्लास के लिए भी यही बात है, हाइब्रिड वालों के लिए भी यही बात मैंने की थी, ठीक है ना? तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि खामोशी से बैठ के लेक्चर लें, ठीक है? तो आज के लेक्चर को मैं एंड करता हूं। BRS का छोटा सा क्लिप प्री वालों के लिए, वो पोर्टल वालों के लिए तो मैंने वैसे ही तरतीब में अपलोड कर देना है, आप लोगों ने वो क्लिप ले लेना है। उसके बाद सिबी वाले सवाल का ये लाल डिब्बा ये ट्राई करना है, और ये एडजस्टमेंट 8 ट्राई करनी है। तो जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।